यानी इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसके अंदर उसका कालानुक्रम इतिहास, वही हिंदी साहित्य का इतिहास है। सामान्य इतिहास में क्या होता है? राजनैतिक, सामाजिक व्यवस्था को उस रूप में देखा जो हमारा साहित्य दिखाता है। शुक्ल जी का स्टेटमेंट याद करो, इसका क्या अभिप्राय है? ठीक है। अब एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, इतना सोच ले, अच्छी बात है। बहुत इसको सिंप्लीफाई करना, पॉइंट वाइज कॉपी में लिखना, ठीक है? और मुझे बताना कि ये प्रश्न ओवरऑल पूरे साहित्य को जोड़ना, क्योंकि हर भाषा में साहित्य मौजूद है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, ठीक है? तो मैं इसको हिंदी से नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं सीधा साहित्य से लिख रहा हूँ, ठीक है? साहित्य का वर्तमान संकट क्या है, या इसके समय चुनौती क्या है? हाँ बिल्कुल, पॉइंट वाइज बताओ मुझे। सब इंटरव्यू का पॉइंट है ना सारा, और तुम्हारा सिलेबस कोरिलेशन बनेगा। साहित्य का वर्तमान संकट क्या है, या इसको इसके समय चुनौतियाँ क्या हैं, तुम्हें बताना है। ये प्रासंगिकता से भी जुड़ जाएगा, था एक चुनौती, सामान्य चुनौती, ठीक है? यानी कि अभी इसकी चुनौतियाँ क्या है, मुझे बताओ। सोचो, और अच्छा पॉइंट सोचना, घिसा पिटा नहीं। क्योंकि चुनौती से तो उसकी प्रासंगिकता का बोध होगा ना, महत्व, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी चुनौती क्या थी? राइटिंग नहीं कर पा रहे हो, तभी तो आंसर राइटिंग क्लास की वैल्यू है, तो इसलिए वहां से इंटरलिंक होगा, ये सोचो। एकदम पॉइंट वाइज करना, पैराग्राफ नहीं, पॉइंट में बताना क्या है। इसको बोला डायनेमिक देना है, कुटुम्ब जो वैसे कुटुम्बकम वाला कॉन्सेप्ट, उस पर सब इंक्लूड करना है इसमें सारे पॉइंट। तो ये तो कोई किताब का क्वेश्चन तो है नहीं ना, ये तो तुम्हारे थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं। कामायनी पढ़ रहे हो, कबीर को पढ़ रहे हो, तुलसी को पढ़ रहे हो, जायसी को पढ़ा है तुमने, आधुनिक संस्करण की बहुत सारी कविताएं, कहानी पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी सब में तो वर्तमान का संकट ही दिखाया गया है, और वही संकट साहित्य का संकट है। ये मत लिख देना कि प्रकाशन की दिक्कत है, प्रिंटिंग नहीं हो रहा है। वो, हाँ वो चीज़ें अब थी, अब तो उसका एक डिजिटल फॉर्म आ चुका है, यदि आपकी किताब प्रकाशित हो, आप स्वयं भी कर सकते हो।
हो गया? क्या क्या पॉइंट लेके बताओ? क्या क्या? बिल्कुल बताओ, कोई इशू नहीं है, बताओ। ठीक है, यानी कि पीढ़ीगत अंतराल और उसके बीच का जो एक विभेद, वो ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, मतलब वो एक जो साहित्य में वो बता नहीं पा रहे हो, ये तो ठीक है, चुनौती का पार्ट है, लेकिन वो चीज़ नहीं बता पा जो बताना चाहिए। समझते हैं इसको? ठीक है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि हर साहित्य में उनकी अपनी भाषागत चुनौतियाँ हैं, आपका पहला पॉइंट होगा, इसको हम यदि कंप्रेस करते हैं। दूसरा, यानी कि साहित्य में जो सामाजिक चेतना की जगह जो व्यक्तिवादी चेतना उसका प्रादुर्भाव, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, उसके प्लस पॉइंट भी है ना कि साहित्य जहाँ पहले समूहों की बात, वो व्यक्ति के अंदर भी झांकना स्टार्ट कर दिया है आंतरिक, तो ये भी तो प्लस पॉइंट भी होगा उसका। हाँ। तीसरा। ठीक है। हाँ, यानी कि जो एक दृष्टिकोण था साहित्य का कि समानता सबके साथ लेकर सम्मिलन, वो भाव धीरे धीरे विलोप हो रहा है, सामूहिकता, इसलिए सोचो सामूहिकता का विलोपन, है ना, और व्यक्तिवाद का उद्भव, यानी उपभोक्ता दृष्टि व्यक्तिवाद ही तो है ना। ठीक है, यानी कि यूज एंड थ्रो। ठीक है। ठीक है, पॉइंट ठीक है आप लोग के, बट वो रिलेवेंस नहीं बता पा रहे हो, चलो ठीक है आप। हाँ, यानी ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब आप लोग पता है बता रहे हो, मतलब एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष के जो जड़गत चीजें नहीं बता पा रहे हो, उसके बाह्य स्वरूप को बता पा रहे हो, यही। हाँ। इसको मैं कोरिलेशन करूंगा। मैं समझ आपकी मतलब समझने का, आप जो प्रश्न बोल रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि कहना ये चाह रहे हो कि साहित्य की संवेदना उस रूप में मतलब फलीभूत नहीं हो रही है जो वास्तव में होनी चाहिए। आपका जो चिंत तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, अच्छा साहित्य क्या होता है? हाँ, नहीं, साहित्य और संगीत अलग, संगीत कला हो गया। हम्म। 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आप जो बोल रहे हो देखो, उसमें डिपेंड्स करता है कि जो वर्ग है उसकी चेतना किस रूप में है ना, जैसे कि जैसे समाज चेतना की बात इसमें इंटरलिंक करूँगा, जैसे कि हम मान लो आज हमारी जो अवस्था है, तो आप धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ प्रौढ़ होते जा रहे हो, बौद्धिक अवस्था में पहुंच रहे हो, तो देखना कि आप एक समय ऐसी अवस्था आपकी आती है जब आप, जो अभी गाने चला फिल्म की बात आपने किया ना, तो जो जैसे नहीं है, जो नए वाले सिंगर उसको पसंद नहीं करोगे, हमेशा पुराने क्लासिकल सॉन्ग की तरफ जाओगे, गजल सुनोगे, सूफी सुनोगे, राइट? क्यों? वो हमारी चेतना का विकास हो रहा है, तो डिपेंड्स करता है कि हमारी चेतना का किस रूप में हो रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड्स करता है। अभी साहित्य भी चीज़ें जोड़ लो, यानी मान लो कि यदि आप शुरू से ऐसे वर्ग के साथ रहो जो प्रबुद्ध है, जिसको साहित्य में रुचि है, जो समाज चेतना को लेकर, तो उस आपकी भी विकास होगी, यानी ये कहीं ना कहीं सामाजिक संसर्ग का विषय हो गया ये, राइट? और पॉइंट ऐसे कर सकते हो कि सामाजिक चेतना का अभाव, ठीक है, उसका जो अभिप्राय है लेखन और अभिव्यक्ति दोनों में आ जाना, ठीक है, ये कह सकते हो, चेतना का अभाव, समाज चेतना का, ठीक है। इसको हम इंटरलिंक करें, पॉइंट समझ रहा हूँ, आप क्या लिखे हो? ठीक है। हम्म। नहीं, इसको ऐसे बोल सकते हो ना, आप जान ही लिखोगे कि तकनीकों के जुड़ाव होने से व्यक्ति की जो मानवीय संवेदनाओं का छीन होना, ये बोल सकते, ठीक है। और नेक्स्ट, तो इसका निगेटिव मतलब पॉजिटिव कनेक्ट करो ना वैश्वीकरण से, तो विस्तार भी तो हम तुम्हारे साहित्य का उसके माध्यम से, तो हम लोगों ने जब भाषा लिपि वाला देखा, तो लिपि क्या करता है, भाषा को विस्तार देता है ना वो, यदि लिपि ना होती, इसलिए तो कहा जाता है ना कि हिंदी को क्यों ना देवनागरी लिपि में लिखा, सॉरी, रोमन में लिखा जाए, ताकि इसका वैश्वीकरण और तेजी से हो। ये प्रश्न मैंने पूछा था आप लोगों से। और क्या पॉइंट लिखा होगा?
हम्म। नहीं, आप लोग जो बोल रहे हो ना उसको मैं कोरिलेशन अभी समझाऊंगा। पॉइंट देख लो आप लोग, आप क्या लिखो सारिक, 100% प्रोफेशन जोड़ोगे, प्रवासन जो हो रहा है बहुत बड़ा संकट है, तो बहुत अच्छा पॉइंट लिखो, अब बताऊंगा। और जो हमारा अभी जो पृथ्वी की स्थिति है, और खासकर मानवीय संकट से बड़ा संकट है। सारी क्या क्या पॉइंट लिखो और। नहीं, ये तो रही नहीं, आप तो तुम जैसे हो हिंदी वाले, भोजपुरी वाले, साउथ की फिल्म खूब देख रहे हो। नहीं नहीं, लेकिन उसका रूपांतरण तो हो रहा है ना, हो रहा है। तब वही चीज़ है, तो वो चीज़ें तो अब रह नहीं गया। ठीक है, उसी को हिंदी में बोलते हैं ना, बिजनेस ऑफ लैंग्वेज। नहीं नहीं, पॉइंट नहीं लिख पा रहे हो, चलो मैं कुछ चीज़ समझाता हूँ। मैंने कुछ कुछ मतलब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा था, उसके मैंने कुछ पॉइंट जनरेट का मुझे पता था। इसमें आप लोग क्योंकि पढ़े नहीं, टॉपिक भी पढ़ाया नहीं जाता, हमें हमें सीधा आदिकाल से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन चीज़ समझना जरूरी है। अब देखो, जैसा कि आप लोगों ने बोला, शुक्ल जी का स्टेटमेंट दिया था, साहित्य प्रवृत्ति क्या, वो आनंदमय की उपस्थिति देता है। लेकिन आनंद कब है, जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा मैं का या स्वयं का लोप हो जाए। बात समझना, जब व्यक्ति के अंदर मैं वाला भाव यानी अहम का भाव लोप हो, तब तो वास्तविक आनंद है ना। ध्यान देना, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें भी आनंद है। आनंद कब है, जब हमारे इस अध्ययन का एक स्वरूप यह हो कि मैं मुख्य परीक्षा लिखूं और मेरा सिलेक्शन हो, तब हमारी इस आनंद की अभिवृद्धि होगी ना। यानी साहित्य का आनंद की तरफ ले जाता है। कैसा आनंद, इसमें अहम का लोप हो। राइट, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। तो बड़ी चुनौती साहित्य के सामने ये हो चुका है कि व्यक्ति के अंदर अहम आया हुआ है, वो अहम का लोप ही नहीं कर पा रहा है, कर रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है साहित्य के। हाँ, क्यों नहीं है। असाध्य बिना क्या है, प्रियंबद किस कंबली क्या करता है वो, मुझे बताओ। वो सामान्य रूप से वीणा को गोद में लेते, शिशु की भांति लेता है ना। क्यों लेता है, वो पूरा उसका अपने अंदर के अहम का परित्याग करता है, पूर्ण समर्पण करता है। और बेहद जरूरी है, किसी भी क्षेत्र में यदि आपको उन्नयन के बिंदु तक पहुंचना है, तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। राम का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या जरूरत है कि हर बार हमारे हिंदी साहित्य में राम और कृष्ण की अभिकल्पना करते हैं, क्या कारण है। राम मर्यादा के परिचय है, राइट। दूसरी बात क्या है कि राम ने जब धनुष तोड़ा, तो उसके पीछे का भाव क्या था। क्या वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे। सब लोग शक्ति दिखाना, लेकिन राम ने क्या किया, जाकर सब लोग नमस्कार किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया, यानी पूर्ण समर्पण का भाव। साहित्य में बड़ी चुनौती कि व्यक्ति के अंदर अहम का भाव है, उसका लोप नहीं हुआ, पूर्ण समर्पण नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है आज के दौर की। अब तुम देख लो अपने आसपास, हम बात बात में क्यों गुस्सा हो रहे हैं। हम किसी को छोटा बड़ा जो सिंपल समझो, जोड़ रहा हूँ कनेक्ट, रोड रेज की घटना आसानी से होती है ना। चुनौती है कि नहीं हमारे लोगों के मनोभावों में। हर बात पे गाड़ी में खरोच आ गया, गाड़ी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का भाव उसका वो चीज कोई महत्व नहीं रखता है, भावना है। चुनौती है ना साहित्य की बहुत बड़ी। अब दूसरा हमने एक सवाल किया, जो आप लोगों ने स्टेटमेंट बताया था शुक्ल जी का, उसमें उन्होंने एक चीज बोला, चित्रवृत्ति, उसका क्या अभिप्राय है। बिल्कुल माइंड की अंग्रेजी बोलो, यानी सामाजिक चेतना। लिख सकते हो सब, चित्रवृत्ति का अर्थात सामाजिक चेतना, लिखोगे। यानी कि बिल्कुल, यानी बोलोगे साहित्य का मतलब चेतना का विकास। यदि हमारे अंदर क्या चेतना का विकास, तो साहित्य का मतलब नहीं है। आपने बोला ना अच्छा साहित्य, मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो, उस पढ़ने से आपके अंदर चेतना का विकास नहीं हो, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो इसीलिए लिखोगे कि चित्रवृत्ति का अर्थ क्या, चेतना का या स्वभाव है, उसका विकास है। और इसीलिए शुक्ल जी क्या बोल रहे हैं, चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, अर्थात उस समय काल में वहां के जो व्यक्ति, जो समुदाय, जिसका क्या हुआ, किस रूप में चेतना का विकास हुआ। तो ये पॉइंट हुआ। अब देखोगे कि चूंकि साहित्य का अभिप्राय क्या, समय चेतना का विकास है। अब प्रासंगिकता का मैंने जो बोला, बोध क्या हो, उसकी उपयोगिता और महत्व से है। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि महत्व का मतलब किस बात, आपकी अस्मिता से भी है। ध्यान रखना, महत्व का एक बहुत बड़ा मतलब उत्कार का से तुम्हारे अस्मिता से है। और हम जो यहाँ पे प्रासंगिकता की बात करें, वो हमारे अस्मिता से जुड़ा हुआ है। यदि मैं अपने पूरे इतिहास के अनुक्रम को हटा दूं, ठीक है, तो क्या मैं अपनी पहचान बचा पाऊंगा, बताओ। आज मान लो तुम्हारा विस्मृति की तरफ चले जाओ, तुम्हारा पूरा ब्रेन जो है, ठीक है, मतलब तुम होता है ना, पिक्चर देखते हैं, हमारा फ्लैशबैक खत्म, सोचो तुम्हारी लाइफ क्या होगी। देखो सोच के देखो, साहित्य उसी का तो निर्माण करता है, करता है नहीं करता है।
यानी हम जो साहित्य पढ़ो क्या करें, हमारी पुनरावृत्ति जो चीजें घटी उसको बता रही है ना, किस रूप में बता रही है कि हमारा सामाजिक विकास किस रूप में, हमारी भावनाएं पहले कैसी थी। क्या हम आदिकाल में जाओगे तो क्या राष्ट्रीय संकल्पनाएं थी उस समय, राष्ट्रवाद था, क्यों नहीं था? निजी तो आज भी है। हम्म 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 देखो कितनी अजीब विडंबना है हमारे यहाँ, कि हमारे भारत क्या बोलते हैं, अवतारों की भूमि बोलते हैं, लेकिन कितनी विडंबना है कि यहाँ पे रिश्वतखोर भी सब ज्यादा है। तो ये चुनौती है कि नहीं हमारी, कि आदर्शों की पृष्ठभूमि में हमारे यहाँ क्या है, ऐसे उच्छृंखल भाव हैं जो साहित्य को समेटना है, बहुत बड़ी में। तो अब लिखो कि साहित्य के समझ कई तरह की चुनौतियां, अब मैं इसको बहुत ब्रॉड लेवल पे लेके चल रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत ही इसको हल्के लेवल बताया। देखो पहला समस्या है सभ्यता और व्यक्तित्व का संकट, पहला पॉइंट लिखना। उसके सामने चुनौती क्या है, सभ्यता और व्यक्तित्व का संकट। इस तरह के भारी भरकम वर्ड का यूज करना है, सभ्यता और व्यक्तित्व का संकट, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो हर समाज का एक निर्माण अलग तरीके से, आप सोसाइटी का एस्पेक्ट पढ़े हो अपने जीएस में। जो हमारा समाज है, हम बोलते हैं ना, मैं बंगाली समाज, बिहार समाज से, मैं फलाना ढिमका जाते, अलग अलग तरीके से कहते हैं, ठीक है। हर जगह का अलग अलग है, लेकिन हम मूलतः देखें अपने भारत की तो हम क्या मानते हैं, गंगा जमुनी तहजीब वाली हमारी सभ्यता है। ध्यान देना, क्या आज के दौर में हमारे सामने चुनौती नहीं है सभ्यता की, बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस पे बात करना है, यानी कि हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब थी, मतलब उसका हिंदू मुस्लिम केवल नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमने हमेशा आत्मसात किया, चाहे पूरा हिस्ट्री पढ़े हो आप लोग, हमने हमने आत्मसात किया ना, चाहे कल्चर की बात कर लो, चाहे तुम जो भी हमारे ये लैंग्वेज को लेकर हमने पढ़ा हुआ है, भाषा विज्ञान में देखा, हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती। दूसरा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब क्या है, कि व्यक्ति के अंदर जो मैं वाला मैं भाव था उसको यहाँ इंक्लूड करोगे। आज व्यक्ति क्या बोल रहा है, कि जो अरबपति मतलब मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन तुम्हें पता है कृष्ण क्या कहते हैं, चाहे तुम कुछ भी हो, एक दिन तुम्हें उसी मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा ही तो अपना अवस्था बदलता है, ये भाव है। तो यानी कि इस भाव में हम जिए, तो यदि हम देखें कि व्यक्ति क्या है, कुछ नहीं है, कुछ है, अंत तुम्हारा क्या रह जाएगा यहाँ पर, शेष क्या बचता है, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों की परिणति। तो ये क्या है, व्यक्ति तो सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, जिसको हम हमेशा नकार के चल रहे हैं। आप कितना भी धन अर्जन कर लो, लेकिन क्या वो धन आपके साथ जाने वाला है, कभी नहीं। क्या धन के आधार पर सभ्यता का निर्माण हो सकता है, केवल यदि हम जाओ अफ्रीका में, बहुत सारी सिख कल्चर है जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी से लेकर है, लेकिन क्या उनके पास धन, भौतिक संसाधन ही उनके पास है क्या? तो व्यक्ति क्या है, मूलतः भौतिक संसाधन के अपेक्ष में क्या कर रहे हैं, अपनी ही चीजों को क्षय कर रहा है। वो कई रूपों में है, भावनात्मक संसाधन, ये पॉइंट लिख लो, समझ गए इसको ना, समझा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा संकट है, ठीक है। अब सोचो और क्या हो सकता है। हम्म हाँ बिल्कुल, लिख सकते हो कि हमारी यानी कि अस्मिता का प्रश्न। जैसे मान लो अभी यूक्रेन और रूस वार चल रहा है, क्या ये सभ्यता का प्रश्न नहीं है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें क्या क्या नुकसान हुआ, क्या केवल जानमाल की हानि हुई थी, सभ्यताएं भी तो नष्ट हुई थी ना। आज देखो जो बर्मा बर्मा में जो घटनाएं घटी अभी वहां पे चल रहा है, उससे क्या हो रहा है, वहां की मूल सभ्यता नष्ट हो रही है ना। हिंदुस्तान को ही ले लो, इसको कई तरीके से इंटरलिंक कर सकते हो, बहुत बड़ा संकट है ये, ठीक है। अस्मिता की प्रश्न, मैं इसको मूलतः हमारे अपने समाज साहित्य में ज्यादा इंटरलिंक करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ लिखना है। देखो दूसरा क्या है, एक पूरे समाज तौर पे ले रहा हूँ, दलित चेतना, स्त्री विमर्श, दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। दलित चेतना, दूसरा स्त्री विमर्श। क्यों? कि आपको पता है कि समाज की आधी आबादी कौन है, स्त्री है, और इसी समाज में
जबकि हमने पढ़ा हरिजन गाथा, मनुपुत्र ने मनुपुत्र का वध किया। ये लाइन लिखना हमेशा। जब कहते हैं बाबा नागार्जुन कि एक मनुपुत्र ने मनुपुत्र की हत्या की, जाहिर सी बात है कि मैं पैदा हुआ किस जाति मुझे नहीं पता। जब ईश्वर ने हमारी उत्पत्ति की तो उसे नहीं पता, हमारे संतति के रूप में आए ना, हम एक क्या थे, बीज थे ना, बीज से बीज का निर्माण हो रहा है। अब ये बीज किस किस्म का है, किसने, मानव ने बताया ना, बताया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है साहित्य के सामने कि हमने उसको अलग नाम दे दिया, जबकि हम क्या हैं, मनुपुत्र हैं, मैं भी हूं तुम भी हो, हमें लोगों ने क्लासिफाइड कर दिया, किया ना। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको लिखोगे, क्योंकि सामाजिक प्रवंचना की ऐसी चीज है कि व्यक्ति को उसी समाज में पैदा, जिस समाज में मैं हो रहा हूं, और एक व्यक्ति क्या हो रहा है, उसको चीजें दूसरे रूप में जीना पड़ रहा है। उसे अपनी सभ्यता दूर, यानी कि वो ईश्वर तक नहीं जा सकता जिसको आराध्य मानता है, वो उस चीज को छू नहीं सकता जो तुम क्या उसको आसानी से क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी चुनौती है साहित्य के सामने। यानी दलित चेतना मतलब क्या है कि समाज में जो वंचित अभिव्यंजना वाले लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उसकी बात साहित्य उठाएगा। जिस साहित्य के अंदर चीज है वो साहित्य क्या है, पूर्णतः साहित्य है। स्त्री विमर्श, स्त्री क्या है, हमने इसको हमेशा क्या बोला, देवी देवी बोल के हमने क्या किया, हमेशा इसका अपमान किया, आज भी कर रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं चीजें होना चाहिए, उसी पार्टी के कई नेता क्या है इसमें संलिप्त है। विपक्ष भी खड़ा हो, लेकिन विपक्ष की जो पार्टी उसमें भी बहुत सारे नेता ऐसे, पहले उनको करो ना, तब तो एग्जाम्पल सेट होगा। यानी ये कहीं ना कहीं माइंडसेट का गेम है। हमने स्त्री कुल के जितने भी अधिकार की बात कहें, जितने भी परंपराएं बने, पुरुष ने स्वयं बनाया। वो बोलता है तुम व्रत रखो तो मेरी आयु क्या होगी, ऊपर होगी, अब तुम भी व्रत रख लो भाई, उसकी भी तो आयु बढ़नी चाहिए ना। तो ये चीजें क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको तुम अपने शब्दों में ढाल, जैसे ढालना है तुम्हें ढालना है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि प्रासंगिकता का भी यही पहलू है, जिस रचनाओं में ये बोध है वो प्रासंगिक है, क्योंकि ये चेतना आज भी बहुत बड़ी प्रश्न है या नहीं बताओ। चाहे मैं किसी समाज में चला जाऊं, लाख लोग कहें कि जातिगत चीजें हिंदुस्तान में खत्म हो रही है, लेकिन आज भी देखना राजस्थान की बहुत सारी घटना आप सुनते होंगे कि घोड़ी नहीं चढ़ने चीज, अरे भाई उसका मन है, क्यों नहीं चढ़ेगा, वो तुम क्यों रोकने वाले, तुम कौन होते हो। संविधान ने सबको अधिकार दिया, यानी जो संवैधानिक मूल्य है उसकी स्थापना करना साहित्य का बहुत बड़ा उद्देश्य है ना। और ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, तो एक पॉइंट लिखोगे। हाँ बिल्कुल। दूसरा चीज देखोगे कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, स्त्री की परिभाषा बदलती चली गई। आप नई कहानी पढ़ रहे हो, एक दूसरे समानांतर, महिलाएं जब इस घर से बाहर निकला अभी बार बहुत ब्रॉड लेवल पे लेना, ठीक है, यानी उसने अपने अधिकारों पर संचेतना आई, तो कई गंभीर सवाल उत्पन्न होने लगे। मनु भंडारी लिखती है ना, जब उसने कामगार के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जब उसने सिविल सर्वेंट बना, तो क्या वो घर की काम जरूर करे, कोई जरूरी है, कोई जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देता, इंदिरा नूई का पेप्सिको की वो सीईओ आपको पता है, हालांकि इसका एक भारतीय प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ ये। वो कहती हैं कि मैं जब घर जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं पेप्सिको की सीईओ हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं उस घर की बेटी हूँ, बहू हूँ, ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि मेरे जैसे कई महिलाएं हैं जिनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि तुम्हें इन चीज़ों को धारण नहीं करना है। यानी दो चीज़ें हैं, एक तरफ महिला स्वयं चीज़ को स्वीकार कर रही है, दूसरी तरफ क्या है, उसके तो थोपा जा रहा है। क्या पुरुष के साथ ऐसा हो रहा है व्यवहार, बताओ। तुम अपने घर में जाओ, बिल्कुल स्वतंत्र होकर सोचो, तुम्हारे घर में बहन है, तुम मुंडेर पे जाके पूरा छत पे घूमोगे, इधर तो खूब देखोगे, बहन जाएगी तो क्या बोलोगे, चल नीचे उतर, झूठ बोल रहा हूँ। क्या ये प्रश्न नहीं है, क्या उसके अंदर संवेदनाएं नहीं है, उसके अंदर प्रेम का उद्भाव नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो जैसे लिखना है, ये बहुत बड़ा सवाल है, समझ गया। इसको तुम नारी आंदोलन सबसे जोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यानी ये कह सकते हो कि जो अस्तित्व का जो सतीत्व वाला जो कॉन्सेप्ट था ना हमारे यहाँ, सतीत्व वाला, कि जो सती प्रथा थे वो क्या था, साहित्य ने उसको प्रश्न उठाया ना, तब छीन हुआ, दूर हुआ। अब एक जो तीसरा जो बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको आप लोगों ने काफी इंटरलिंक, और विकास की अवधारणा, ये बहुत बड़ा चुनौती है साहित्य के सामने, विकास की अवधारणा। इसमें उपभोक्तावाद सब कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने विकास कर लिया, राइट, हम एसडीजी की बात कर रहे हैं। आप दिल्ली में आ रहे हो, मुखर्जी नगर, एक
डेवलपमेंट का एक हिस्सा देख रहे हो, लेकिन इसका एक भयावह चित्र क्या देख रहे हो? यहाँ मुझे बताओ, आपस में लोगों का संप्रेषण है? तुम खुद बताओ, तुम्हारे कितने दोस्त अच्छे बने यहाँ पर? एक भी बना बताओ, जो बचपन वाले दोस्त हैं? क्यों नहीं बन रहा? प्रतिस्पर्धी माहौल व्यक्ति को क्या कर रहा है? संवेदनाओं को खा जा रहा है। आज जब तुम सड़क पे गिरोगे तो लोग क्या करता है? पहले रील्स बनाता है, फिर तुम्हारी हेल्प करेगा या प्रैंक कर देगा उसको, है ना ये? यानी इस विकास को तुम कई तरीके से ले सकते हो। हमने क्या किया, जैसे नदी को हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ माता का दर्जा है, स्थिति क्या की है हम? क्यों, किसी माता को देख लो, चाहे गौ माता को देख लो, हम उपहास नहीं कर रहे, हम एक सवाल, साहित्य का सामने सवाल है ना, हम किस विकास की बात कर रहे हैं? हमने क्या बोला है? हमारे वेदों की तरफ जाके देखो, हर जगह हमने क्या बोला? नदी को दर्जा दिया है। हम क्या बोल रहे हैं? माता है। तुम गंगा को देख लो, स्थिति जाकर जहां देख रहे, यमुना देख लो, दिल्ली में छोड़ो, जादू यमुना, क्या कंडीशन है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना साहित्य के सामने। अब इसको मैं इंटरलिंक दूसरे करूँगा। दूसरा चीज उठा लो, तुम पर्वतों को उठा लो, कोई भी जितने दिल्ली वाले हैं जो इंजॉय करने जाते हैं, तुम्हारे हिमाचल वगैरह, देखो गंदा करके आते हैं वहाँ पूरा, क्या कर देखो। राजस्थान पर्यटन बहुत आगे, वहाँ भी क्या होता है? सवाल है ना साहित्य के सामने ये, कि हम किस विकास को जन्म दे रहे हैं। आज देखो, विकास के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? हमने जो इक्विपमेंट्स तैयार किए हुए हैं, चाहे किसी रूप में ले लो, पर्सनल यूज के लिए, चाहे फिर उसको सोशल गैदरिंग किसी भी रूप में ले लो, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आप ले लो, अल्फ्रेड नोबल का एग्जांपल ले लो, डायनामाइट आया था, उद्देश्य क्या था? माइनिंग वगैरह मेन, उसका यूज कहाँ कर रहे हैं हम? माइनिंग में हो रहा है। सेकेंड यूज कहाँ हो रहा है? हम सारे जो अधिक 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 सॉरी हथियार किससे बन रहा है? बहुत बड़ा है ना बेसिक वो। तो बहुत बड़ा सवाल ये विकास का होता है ना, इसको इम्पैक्ट करो तुम, उपभोक्तावाद से तमाम चीजें जोड़ सकते हो, इंटरलिंक कर लोगे इसको। और क्या हो सकता है बताओ? इस तरह डेप्थ वर्ड यूज करना है, क्योंकि अब एकेडमिक नहीं हो, अब यूपीएससी में आ चुके हो, और आप एज ए ब्यूरोक्रेट्स हो। ये सोच के हमेशा चीज़ों को सोचा करो कि कैसे मैं रिफाइन वर्ड का यूज करूंगा, है ना? हाँ बिल्कुल, रचनात्मकता का अभाव। नहीं वो तो है, कैसे अभाव दिख रहा है आपको बताओ? हम्म। अच्छा मुझे बताओ कि समय के साथ समाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो साहित्य बदलता है कि नहीं? बदल रहा है ना साहित्य। तुम पूरा इतिहास उठा के देख लो, अपना साहित्य पहले किस किस पे लिखा जाता था? फिल्म को देख लो, सब सिंपल, फिल्म पे देख लो जाकर। फिल्म में अब ज्यादा डाइवर्सिटी या पहले था? क्यों है? ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इंटरव्यू में सवाल पूछे कि आप जिस विकास की अवधारणा की बात करें, इसका एक सबसे बुरा इम्पैक्ट क्या है? सबसे बुरा? क्योंकि इसी का प्रासंगिकता पे सवाल आएगा। मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या हो रहा है? विभेद हो गया है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लिखोगे। क्या नहीं क्या है? कैसे देखो, एक तरफ मनुष्य, एक तरफ प्रकृति है, हमने क्या केवल दोहन कर रहे हैं, तो प्रकृति हमसे दूर हो रही है ना। और जो ह्यूमन एंड एनिमल क्लास है, ये इसी का तो एक इम्पैक्ट है या नहीं? तुमने एक कहानी पढ़ा गिल्लो, वो महादेव वर्मा का, वो प्रकृति और मनुष्य के बीच सहसंबंध को दिखा रहे हैं ना, वो सहसंबंध तो खत्म हो चुका है ना, या नहीं हुआ? यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो सहसंबंध था, वो क्या कर विकास ने खत्म कर दिया है, बचा ही नहीं है। हम प्रकृति को हमेशा किस रूप में देख रहे हैं? एडवेंचर, और क्या केवल उपभोक्तावाद दृष्टिकोण से, और कुछ नहीं देख रहे हैं। राजस्थान के एग्जाम्पल, झारखंड में वहाँ पे देखो कि बहुत सारी चीज़ें केवल अदानी को इसलिए दे दिया गया कि वहाँ पे माइनिंग करने के लिए, जबकि वहाँ पे बहुत सारा मतलब जंगल था, बहुत सारी चीज़ें थी। जब ग्रीन हंटिंग चलाया गया था, पता है, नक्सल को खत्म करने के लिए। मैं उसके पक्ष में से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका एक साहित्य से जोड़ रहा हूँ। उससे देखो क्या हो, तुम्हें पता है कि वो लोग कौन है? हमारे बीच के ही लोग हैं, वो मैं हूँ, तुम ही है। वो हमसे क्यों कटे हुए? हमें ये चीज़ ढूंढना होगा कि उनको वो जस्टिस नहीं मिल रहा है। तुम हो, जाहिर सी बात है, इसको वो मत लेना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या वो, मैं केवल इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ। वो अपने लोग हो, तो उनको हमेशा क्या करना, हमें कन्विंस करना चाहिए हमेशा कि तुम्हें वो चीज़ें मिले जो तुम्हें नहीं मिला है। यानी कि जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, वो भी बहुत बड़ा एक प्रश्न है साहित्य के सामने। कौन सा? सामाजिक न्याय की अवधारणा लिखोगे, ये नहीं मिल रहा है हमें, मिल रहा है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या तुम मार कर
दोबारा न्याय दिला सकते हो? वो अलग है, हमें लिखना में उस अंदर नहीं जाना डेप्थ में, ऐसे का पार्ट हो जाएगा वो। यानी सामाजिक न्याय की अवधारणा भी साहित्य का बहुत बड़ा प्रश्न है कि हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन जानते हो? नर्मदा नर्मदा बचाओ आंदोलन, हमने एक इम्पैक्ट देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति बनी, बहुत अच्छा लग रहा। पता है वहाँ पहले खेती भी होती है आसपास, लोगों को वहाँ से हटा दिया, रिप्लेस किएगा। एक चीज़ सोच कर देखना, तुम जिस जमीन में पैदा हुए हो, जो तुम्हारा घर है, मैं तुमको उठा कहीं और रखूँ, तुम्हारा भावनात्मक चोट पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा? घर केवल घर नहीं होता ना, तुम्हारी स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं। समझना, क्या साहित्य विकास का अवधारणा में हमने स्मृतियों को विलोपन नहीं किया हुआ है? बताओ, बहुत बड़ा सवाल है ये, स्मृति विलोपन। जोड़ते चलो, इस तरह के वर्ड यूज करोगे तब लगे कि हाँ यूपीएससी एस्पिरेंट हो। और विस्मृति विलोपन कैसे? समझो, तुमने इस तरह में अट्टालिका बनाई हुई है, तुम मुझे बता, मुखर्जी ने कई रूम में तुम्हें सूर्य दिखाई देता है, सूर्योदय तुम्हें पता चलता है कि कब सूर्योदय कब सूर्यास्त हुआ? घड़ी में देखो तो पता नहीं चले कितने बजे हैं। सही बात है ना? अब इसका इम्पैक्ट देखो, तुम्हारे ऋतु का कोई भाव नहीं, यानी तुम्हारा प्रकृति से संबंध है किसी रूप में क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ना तो झरने कलरव सुनाई देता, तुम्हें पक्षी तुम्हें खाली कबूतर दिखाई देगा यहाँ पर, गुड़ुर गुड़ुर गुड़ुर। अब जहाँ कबूतर वहाँ छोटे पक्षी को मिनिस्ट कर देता है वो, है ना? दूसरा, यहाँ पर हमारा जो सभ्यता का विकास हुआ है, हमने डे वाइज देखना, हमारे क्या कुछ ना कुछ त्यौहार होते हैं, हमें यहाँ कुछ नहीं पता चलता है। चलता है पता? दिल्ली में रह रहे हो, कुछ नहीं पता चलता है। क्यों? प्रकृति मूलक चीजें थी जो नष्ट हो चुकी है ना? ये इसको स्वाद से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप जो यहाँ पे दूध पीते हो, क्या है? सब सिरिंज लगाया हुआ है ना? अधिकतम, यानी कि यहाँ पे क्या है, साहित्य में एक प्रश्न यह भी है, अधिक उत्पादन की जो एक प्रणाली है मनुष्य के सामने, वो क्या कर रहा है? उसके लिए जो दोहन कर रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य पे भी है, हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है। यानी साहित्य के सामने यह भी प्रश्न है कि सामाजिक संरचना को मजबूत कैसे करें। सामाजिक संरचना, इसको हम एक और वर्ड क्या बोलते हैं? सोशल कैपिटल। हमारा सबसे खराब है ना? सबसे खराब है या नहीं है? क्यों खराब है? लिखो, सामाजिक पूंजी की समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है। ये गवर्नमेंट भी इस पे फोकस नहीं करती है। यानी जो हमारा सोशल हार्मोनी है ना, खराब। यानी साहित्य में एक बहुत बड़ी चुनौती क्या है? सांप्रदायिकता की चुनौती है कि नहीं? बताओ। बहुत बड़ी चुनौती, खासकर इंडिया को उठाकर देखो तो इस बिहार पे क्या हो रहा है? एक सभ्यता नष्ट हो जा रही है, दंगे फैल जा रहे हैं। दंगा फैलेगा तो समझ रहे हो कि वो समाज का पिछले 20 साल पीछे चला जाना। कभी ऐसे जगह घूमे हो जहाँ दंगा हो? कभी गए हो? जाकर फील करना वैसे लोगों से। इमोशनली बता रहा हूँ, मैंने मिला, लगता है मानो जैसे कि वो उनकी एक पीढ़ी खराब हो गई पूरी। जब गर्म हवा फिल्म देखे होगे, राही मरसों ने नीम का पर बहुत सारी कहानियां लेके उपन्यास लिखा गया, इस पे लिखा गया ना, क्यों? आज भी सांप्रदायिकता हमारी अपनी नैतिकता, हमारे समाज की छवि क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है ना। जो राष्ट्र ग्रोथ कर सकता था, वो क्या कर रहा है? बैक में चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सांप्रदायिकता क्या रूप ले रहा है? कई बार दंगा, युद्ध का रूप ले रहा है ना। आज देखो, जो बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो, हमारे यहाँ भी छुटपुट हो रहे हैं। ठीक है, हम इसे अछूते नहीं हैं, वो अलग बात है, हम नहीं बताते हैं। ठीक है, हम पड़ोसी के नाम पे खुश हो रहे हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे साथ? हमने एक जाति, एक वर्ग को क्या बोला? क्यों भारत विभाजन के वो है, पक्ष में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी उतना ही हाथ है इस देश को मजबूत करने में जितना मेरा है। ये कोई एक व्यक्ति थोड़ी तय कर सकता है। तो साहित्य हमने भी चुनौती उसको बताए क्या करना है, ये बहुत बड़ा एक प्रासंगिक सवाल है। ठीक है, और क्या हो सकता है? सोचो। देखो, सामाजिक पूंजी का मतलब क्या समझते हो? हम्म 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 ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, गांव में चले जाओ और तुम चाहे देखना हिंदू मुस्लिम किसी पंथ, बोलता है ना, राम राम काका, राम राम चाचा। हम लोग जाते हैं भी बोलते हैं ना, काका काका कहाँ जाते बड़ो चाचा, ऐसा ना ऐसे। हम इसी से मतलब रखते हैं क्या कि किस जाति धर्म से कोई मतलब रखते हैं? ये हमारा सोशल हार्मोनी है ना, सोशल कैपिटल है कि नहीं है?
हम किसी के बच्चों, ए मुनिया कहाँ जात पड़े, हम ऐसा नहीं करते ना, पैसा चल चॉकलेट दो, था ना, अब खत्म हो चुका है, नहीं हो चुका? क्या हम जब काबुली वाला पढ़े हो ना, आज मुझे बताओ, क्या कोई बाहर व्यक्ति आए तुम्हारे गली में कहीं पे, वो कुछ बच्चे तुम उसको सामान नहीं देने दोगे? दोगे? तुम्हें हमेशा किस नजर देखो, अरे यार तो चोर है, बच्चे को ले जाएगा, है ना? ये सवाल हमारा, ये हमारा सोशल कैपिटल खत्म हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? बताओ, समझ गए? क्योंकि जो बोला ना कि जो हमारा एक मानवीय सहसंबंध खत्म हो रहा है, ये तुम एज अ स्टूडेंट टीचर की भी देख सकते हो। हमें क्या लगता है टीचर मतलब यार वो पैसा कमाता है, उसको कोई मतलब नहीं मेरे से, ये भी सोशल कैपिटल का पार्ट है ना हमारा। तो यानी कि जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसमें प्रश्न लग रहा है ना, ये भी सवाल है हमारा, ये सब पॉइंट आएगा तुम्हारा। ये किसकी भेंट चढ़ चुका? पूंजीवाद का, जो आपने बोला, बहुत बड़ा सवाल ये भी है, ठीक है। और ऐसे जोड़ लो कि जैसे कि माँ आप स्कूलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अब स्कूल क्या हो चुका, पहले स्कूल का मतलब क्या होता था कि जहाँ पे मैं चारित्रिक विकास की चीजें सीखूं, ध्यान देना, यानी हमने क्या बोला, चरित्र का विकास। साहित्य का मतलब क्या है? चरित्र का विकास। यदि मैं कामायनी पढ़ रहा हूँ, तो कामायनी पढ़ने का मतलब क्या है, मुझे स्वयं का अनुशीलन होगा ना, कि मेरी एक तरफ भौतिक विकास हो रहा है, दूसरी तरफ जो मेरा मानसिक विकास किस रूप में हो रहा है। यानी यदि मैं मनु हूं, मैं ईड़ा के संपर्क में, तुम भी ईड़ा के संपर्क में आते हो, ईड़ा का मतलब हमेशा कोई स्त्री पात्र नहीं है। उसका मतलब क्या है, तुम जब अपने बौद्धिक चेतन चीजें सोचते हो, किस रूप में सोच रहे हो? जब तुम अपने हृदय की अवस्था में सोचते हो, कैसे सोच रहे हो? श्रद्धा, जिस बात का परिचायक है। तब तुम निर्णय कैसे ले रहे हो? जो यूपीएससी आपसे कह रहा है, क्या बोल रहा है यूपीएससी? इमोशनल इंटेलिजेंस। मनु के सामने समस्या क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है ना। यानी कि एक तरफ विज्ञानवाद उद्योगवाद है, दूसरा तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारा स्वयं का जो भावना है, दोनों के मध्य का समन्वय ही तो क्या है, आनंदवाद की उत्पत्ति है ना। हम उसी का समन्वय तो नहीं कर पा रहे। साहित्य हमें उसी को तो बता रहा है, बता नहीं रहा है कि तुम्हें निर्णय कैसे लेने हैं। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो निर्णय लेने का जो है पक्ष, वो बोलेगा नहीं क्या लेना है, तुम उस अवस्था तक पहुंचा देगा। जब तुम घबराते हो, जब तुम ऐसे होते हो, मान लो तो ऊहापोह की स्थिति में हो, कि मान लो तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं कैसे उसको बताऊं कि मेरे सामने समस्या क्या है। जितनी भी कहानी की परिपाटी है, वो क्या इस द्वंद्व को ही तो दिखा रही है। स्कंदगुप्त क्यों एक सही निर्णय तक पहुंचता है? जब एक तरफ साम्राज्यवाद, ठीक है, दूसरे आंतरिक विद्रोह, तीसरा उसका स्वयं का प्रेम, अंत क्या करता है, उसके प्रेम क्या क्या कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सबसे पहले निर्णय लेना होगा कि तुम्हें एक राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना में शामिल होना होगा, तब यह प्रेम मूलक ऊर्जा क्या होगी, ये ताप हमारे काम का, अर्थात वो प्रेम फिर किसी काम का नहीं। तो ये साहित्य इस निर्णय तक पहुंचाता है मुझे, तो इसकी प्रासंगिकता ही तो है। ये समस्या यह भी तो हमारे सामने कि युवा युवा आज के क्या है, सब भटका हुआ है। क्यों? वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। हमारे सामने केवल रोजगार, युवाओं से केवल रोजगार का संकट नहीं है, संकट इस बात का भी है कि वो अपने मनोचिंतन किस रूप दिशा में लेके चला जाए। वह क्या कर रहा है, स्वयं का भी इच्छा का अनादर कर रहा है। कामायनी क्या कहती है, कामायनी, इच्छाओं का हमें अनादर नहीं करना है। क्योंकि मान लो इंसान जो है, तुम ये मान के चलो कि संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाओ, तुम्हारे अंदर इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी, तो समाज में गतिशीलता रहेगी क्या? सभी लोग साधु सन्यासी बन जाए, क्या होगा समाज? उसकी तो उत्पादकता घटेगी बढ़ेगी? घटेगी ना। तो गतिशीलता रुकेगी या बढ़ेगी? अभी से बात, साहित्य क्या बोलता है, सबका समन्वय होना चाहिए। यानी कुछ लोग योग की तरफ भी जाए, कुछ लोग भोग की तरफ भी जाए, तभी तो समन्वय बनेगा। निर्णय की परिपाटी भी तो यही है कि व्यक्ति के उम्र की जो हर अवस्था के एक अलग निष्पादन किया गया है, किस अवस्था तक केवल ब्रह्मचर्य रहो, उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाओ, है ना। तो जो व्यक्ति की चुनौतियां हैं, जो निर्णय, वो साहित्य ही तो बता रहा है। तो ये उसकी प्रासंगिकता का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा है? क्लियर? ठीक है, और क्या हो सकता है? चीजें समझ पा रहे हो, इंटरलिंकिंग कर पा रहे हो ना, ये पूरा सिलेबस में इंटरलिंक होगा आगे चल के, ये पार्ट है तुम्हारे पूरे सिलेबस का। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे एक चीज और समझना, जैसे प्रकृति वाला, पहले याद हमें जब सावन आता था तो हम लोग बहुत सारे गाने होंगे ना, सावन आया बादल छाए, बुलबुल कहती। अब ये गाने बन, सब बुलबुल दिख ही नहीं रही है, तो कवि कहाँ से पैदा होगा? वो इस अट्टालिकाओं में कुछ क्या लिखेगा? वो हमेशा लिखे कबूतर गुटरुगु कर रही हैं। बात समझना, वो कभी दिल्ली में तुम्हें सही से चांद नहीं दिखेगा गर्मी में, मतलब क्यों? क्योंकि पूरा धुंधला अंधेरा अंधेरा है।
है ना, ज्योग्राफी पढ़े हो। यहाँ पूरा एक एक वो बना रहता है, डोम की तरह स्थिति बनी रहती है, दिख ही नहीं रहा है, तो शहर में कवि कैसे, भावनाएं कैसे संचरण करेगी। वो अपनी मम्मी को कैसे बोलेगा, देखो चांद दिख रहा है, तुम चांद की तरह, वो क्या बोलेगा, वो जो एलईडी चमक रहा है ना, तुम उसकी तरह दिख रही हो। ये सवाल है बिल्कुल। यानी कोई ये थोड़े बोलेगा, अब तुम्हें मुझे बताओ, झिंगुर की आवाज सुनाई देती है, खत्म, सब जोड़ो। दूसरा एक वो आता था जुगनू, नहीं हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं, जुगनू कभी नहीं, विलुप्त हो गया ना। और क्या विलुप्त हुआ, तो यानी क्या, ध्यान रखना कि प्राकृतिक तत्वों का विलुप्त करने का मतलब है कि साहित्य से संवेदनाओं का छीन होना। तुम क्यों जाते हो हिमाचल की तरफ, ये शहर की तुम उदास गलियों से निकल के क्यों जाना चाहते हो वहां तक, क्योंकि तुमको पता है कि प्रकृति ही तुम्हें रमणीय अवस्था तक पहुंचाएगी, कोई दूसरा नहीं है। चाहे तुम जाकर पीवीआर में कितना फिल्म देख लो, 1000 रुपए देके, तुम्हें वो जो आबो हवा है पहाड़ों की, वही तुम्हें सुकून देगी। तो ये साहित्य की प्रासंगिकता है, बिल्कुल प्रकृति का सहसंबंध दिखाओ सारा चीजें, बिल्कुल। और यही प्रश्न तो कामायनी ने भी खड़ा किया हुआ है, ये देव सभ्यता क्यों नष्ट हुई, बताओ। अच्छे भोगवाद का दृष्टिकोण क्या है, कि हमने प्रकृति का दोहन करना स्टार्ट कर दिया, और दोहन कई अभिप्राय हैं, चाहे उसको केवल सुरा सुंदरी के तौर पर नहीं देखना है, हमने प्रकृति को आज भी उसी रूप में देख रहे हैं ना। दिल्ली में जो अट्टालिका बनी हुई है, ये कोई दरक जाए, थोड़ी सी भूकंप आ जाए, मुझे स्वाहा हो जाएगा, होगा या नहीं बताओ, क्यों, ये सब यमुना का फ्लड जोन है पूरा, हमने इंक्रोचमेंट कर दिया, यमुना के रास्ते को रोका, यानी हमने प्रकृति को दोनों, प्रकृति को क्या कर रोक भी रहे हैं। ब्राजील का एग्जाम्पल मुझे ख्याल से आप लोग को याद आना, जब वो डैम फूटा था, याद है कितने हजार लोग मरे थे अमेजोन के पास, मुझे याद नहीं आ रहा वो घटना। इंडिया में बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है ना, तो चीजें एग्जाम्पल है, हाँ वही चीजें है, ठीक है। और क्या जोड़ सकते हो, वायनाड वाला, और तो समझ गया ना कि जो हमारे यहाँ जो ऋतुएं हैं, ऋतु के साथ पता भोजन भी है हमारे यहाँ, है ना। जो ऋतु है, चैत याद है ना, सारा हिंदी का महीना किसको याद है, बताओ। नहीं मुझे एक्चुअल एकदम शुद्ध बताओ, शुद्ध। हाँ 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 हाँ, हम्म हम्म, हाँ, कार्तिक भूल गए हैं, कार्तिक छूट गया, अघन, अगहन है ना, ठीक है। इसको जोड़ोगे, क्योंकि जैसे पौष, पूस की रात पढ़े हो, पूस का मतलब क्या है, ठंड की एक अवस्था। कार्तिक मतलब जो दिवाली में मतलब उसमें देखना कि सबसे ज्यादा उसको हम क्या बोलते हैं, कीट पतंगे। अब दिखता है कीट पतंगा बहुत कम, मतलब बहुत कम है, शहर में तुम्हें नहीं दिखाई देगा। हम लोग पहले क्या करते थे समझना, कि बल्ब में हम लोग लगाते थे ना झाड़ी लाकर, हम लोग गाँव में ऐसे करते थे। अब हमने क्या किया उसकी जगह, आर्टिफिशियल, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक अंग्रेजी वर्ड बोल, हाँ हाँ, वो उसको मार देता है ना। यानी हमने क्या किया, जबकि शायर क्या कह रहा है, कि मैं तिमिर तेरी आंखों का हूँ, मुझे भी मन करता है कि मैं भी जलूं मोमबत्ती की सम्मा की तरह, और मैं भी जल जाऊं। अब क्या बोलोगे, मैं एलईडी की तरह होना चाहता हूँ, बात को समझो। ये संवेदनाओं का छीनी होना तो है, यानी हमारे प्रतीक खत्म हो रहे हैं ना, हमसे बिंब खत्म हो रहे हैं, तो मैं किससे गर्म करूंगा तुलना, एलईडी कौन सा, फिलिप्स वाला, या अब 10 वाट 20 वाट वाट वाले प्रॉब्लम आ गए हैं पर। बात को समझना, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको इमोशनली समझना, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ। हम जैसे ध्यान रखना कि अब जब हम गांव में थे, तो हम कौन सा खेल खेलते थे, हाँ। अब शहर में, अब क्या बोलते हैं, सभ्य सभ्यता क्या बोलती है, नहीं 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 कंचे खेलना गलत बात है, बोलते हैं ना, गुलंडा करे। अब हमें कौन बता रहा है, उभरता लिख सकते अमेरिका और चाइना, यानी जो नौ साम्राज्यवाद दृष्टिकोण लिख सकते हो इसमें, पॉइंट एक, कि जो नौ साम्राज्यवाद है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने हमारे घर तक पहुंच गया है, और वो बोलता है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या खेलना है। बात को समझना, ये बहुत गंभीर चुनौती है। नौ साम्राज्य दृष्टिकोण इसी में इंक्लूड होगा। पहले उपनिवेश था, अब यानी क्या है, जितने भी आपके वो देखो, फूड कंपनी देखो, मुझे बताना कि दुनिया की जो सबसे टॉप ब्रांड है, वो कभी भी पता है वैल्यूबल चीज नहीं बनाती है। नेस्ले का एग्जांपल ले लो, कैडबरी का एग्जांपल ले लो, ये हमारे किसी काम की चीज है क्या, डोमिनोज, सब जितने लीडिंग ब्रांड है, एक भी ढंग की चीज बनाती है, बताओ। ये हमें बता रही क्या, तुम्हें क्या करना चाहिए, किस खिलौने से खेलना चाहिए।
जबकि मुझे याद है, तुम बचपन की तरफ जाओ, साहित्य क्या है, हम लोग कैसे खेलते थे, कुछ बताओ अपना खेलने के तरीके से। और अरे आप बचपन चले जाओ, हम लोग मिट्टी के खिलौना बहुत से बनाते थे ना। हमारा अब हमारे बच्चे रहते, नहीं नहीं बीमार पड़ जाएंगे, मत खेलो मत खेलो, हम लोग किचन में आके लौटते थे ना। जाके हम लोग रेत, याद है किसी घर में रेत गिरता, हम लोग जाके पैर से वो बनाते थे यार। सिंपल सी बात है, साहित्य यही है, यही तो संवेदना है ना। अब हम लीको का गेम ले आते बच्चों के लिए, हम उसको लेके आर्टिफिशियल गेम देना शुरू स्टार्ट कर दिया। हम लोग पहले क्या था, चार दोस्त, देखना याद रखना, चार दोस्त मिलते थे, अभी चलो गुल्ली डंडा खेलते, बैट निकाले खेलना शुरू, यानी ध्यान रखना सामूहिकता का लोप होना। और ये कहाँ शुरू हो रहा है, बचपन से ही हमें सिखाया जा रहा है। नहीं नहीं वो गंदा बच्चा मत खेलो उसके साथ। अरे गंदा बच्चा कभी कोई होता है, तुम्हें लगता है कि बच्चा कभी गंदा होता है क्या? वो तो अभी विकास कर ही नहीं पाया है, वो कैसे गंदा हो सकता है? जब मैं जिस जहाँ रहता हूँ, लोग बोलते हैं अरे गंदा बच्चा है। कैसे गंदा है यार वो, कैसे कर गंदा है वो? मुझे बताओ, कृष्ण यदि लौटते थे, पूरा अंग वस्त्र उनका क्या गंदा रहता था, तो वो गंदे थे? तो तुम्हें तुम्हें ममता में चीजें दिखाई, वात्सल्य दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो हमारी स्कूलिंग में सिखाती है हमें, साहित्य इस पे सवाल करता है। तुम रचनाएं पढ़ोगे तो क्या है, मिट्टी में लिपटा हुआ बालक मानो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने अपनी गेंद को क्या किया हुआ है, मिट्टी से सना हुआ पाया हुआ है। हमने मिट्टी सने हुए व्यक्ति क्या बोला, अरे गंदा अच्छी चीज कीचड़ में लेता हो। साहित्य उस पर, यानी कि सामूहिकता का लोप होना। इसको एक कनेक्ट कर सकते हो, गांव में रहे हो सब लोग, हमारे पहले शादी होती थी किसी लड़की की, बोलते थे ना अरे गांव घर की बिटिया है, सब लोग अपना अपना सहयोग करते थे ना। आज बताओ, खत्म हो गया ना वो चीजें, कुछ नहीं। क्यों? भौतिकवाद नव साम्राज्यवाद ने क्या किया, हमारे डिश एंटीना ला दिया, हम लोग मनोरंजन में बिजी हो गए। जी सिनेमा ने क्या किया, कनेक्ट किसको किया, घर के अंदर कनेक्ट किया लोगों को। अब उसके बाद थोड़ा जोड़ रहा हूँ, पहले क्या था, टेलीफोन से लो, एक फोन होता था, हम लोग याद है कि फलाना ढेम, अरे हमारा फोन आई इतनी दे दी है बस। तो एक पहले क्या था, मेल मिलाप था, संसर्ग था। अब सबका इंडिविजुअल फोन हो गया, कोई मतलब नहीं, घर में ही हम लोग सेपरेट हो गए ना। बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा सवाल है साहित्य का, यानी सामूहिकता का लोप, मेल मिलाप का संसर्ग खत्म होना, ये पॉइंट लिखते चलो। यानी कि जो मेल मिलाप का संसर्ग था वो खत्म होता चला गया। अब शादी कितने दिन में हो रहा है, एक दिन में खत्म। पहले क्या थी, महिलाएं 10 दिन पहले पहुंच के आहा आहा महा चल रहा है, पूरा सब कुछ चल रहा है। सामूहिकता को लोग, एक चीज और जोड़ सकते हो, जो टेलीफोन वाला एग्जाम्पल दिया, दूसरा देखो कि अब हम जनरली क्या कर रहे हैं कि हम हर व्यक्ति का इंडिविजुअल होता चला जा रहा है, मोबाइल ने उसकी कुछ और बढ़ा दिया है। अब मुझे बताओ, तुम दोस्त आउटिंग करते हो ग्रुप में, कितना साल हो गए हुए? नहीं नहीं किए हो आउटिंग, 2 साल के 5 10 6 ग्रुप, खत्म नहीं हो, अब नहीं हो रहा है ना। कॉलेज, इसके बाद खत्म। ये क्या है, ये साहित्य, सब समस्या है, ये समस्या है हमारी। हम क्यों अकेले हैं, अकेले इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई और नहीं, मेरे पास हमदम है, पर मेरे पास दम नहीं। बात समझना, हम जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, और सोशल मीडिया ने हमें और दूर कर दिया है। इसीलिए बोलता हूँ, दिल या होना, पढ़ो, पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं होगा, घूमो फिरो, हर चीज पार्ट है तुम्हारे जीवन का ये। और साहित्य पढ़ रहे हो, साहित्य हमेशा, विकास कैसे होगा तुम्हारा, आपसी मेल मिलाप से। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ समझना, पहले तुम चले जाओ 10 साल पहले, जब तुम कहीं जाते थे नए जगह पे, मान लो मैं मुखर्जी नगर आया, तो मैं मान ली मेट्रो पहले नहीं था, मान लो मैं उतरा, भैया ये हमको जाना था बत्रा में, किधर हम लोगों से पूछते थे 4 बार 5 बार। अब पूछते हो, अरे गूगल खोलो। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी, आपने बोला था, तकनीक ने क्या किया, हमारी सामूहिकता को धीरे धीरे खत्म किया, हम तक पहुंचाया जानकारी नो डाउट, लेकिन हमें क्या किया, तकनीक ने क्या किया, व्यक्ति को व्यक्ति न रह के क्या किया, एक वस्तु बना के छोड़ दिया। इसे लिख सकते हो कि तकनीक ने व्यक्ति को व्यक्ति ने बना के वस्तु बना के रख दिया। हाँ लिख सकते हो कि मतलब लेखक, और ऐसे लिख सकते हो ना कि संवेदनाओं और ठीक है, लेखक और दानव के बीच क्या गैप, एक अंतराल होना। जैसे बोलते हैं ना, जैसे किसान पे मैं बात कर रहा हूँ, और मैं जब खुद खेत नहीं गया, मैंने खेती नहीं, मैं कैसे उस चीज़ को बेहतर बता पाऊंगा, नहीं बता सकता हूँ जो किसान बता पाए। यानी कि मैं एसी में रह के बोलूँ कि प्रचंड गर्मी पड़ रहा है हमारे झारखंड में 47 डिग्री, हम कैसे बता पाएंगे जी, अनुभूति कर सकते हैं क्या? तो यानी ध्यान रखना, एक अच्छा पॉइंट हो गया कि अनुभूतियों का प्रश्न साहित्य में बहुत बड़ा है, हम अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, यानी व्यक्ति की संवेदना उसको चोट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है,
हम बात उसको क्या कह दे रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप कह दे रहे हैं। आज ध्यान रखना कि चाहे तुम किसी रिश्ते में चले जाओ, माँ पिता भाई बहन, किसी में अनुभूतियों का संक्रमण आ चुका है या नहीं है? साहित्य के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उसको कैसे, जब मोहन राकेश की आप पढ़ रहे हो, जो विलोम है, विलोम क्या है, कालिदास कौन है? जब शावक पे चोट लगती है तो एक व्यक्ति क्या शिकार कर रहा है, तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, वो शावक, उसको दिखाई दे रहा है कि मेरा भोजन है वो। कालिदास को क्या दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है कि एक व्यक्ति है जो चर चीजें हैं, जिसके अंदर क्या है, संवेदना, चोट लगी, उसे दर्द है उसके अंदर, हमें क्या मतलब नहीं। तो यानी क्या है, व्यक्ति के अंदर कोमल भावनाओं का कम होना। कहावत है ना कि जो भावना में होगा वो यातना में होगा। कौन व्यक्ति रो सकता है? अश्रु धारा किसकी तेज जल्दी निकलेगी? जो दिल से बड़ा क्या हो, साफ हो, बोलते हैं बड़ा भावुक इंसान है यार। अब लोग क्या कहता है जोड़ में, जो भावुक है यार वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन सच बताऊं, सही निर्णय वही ले सकता है। पूछो कैसे? तुम जब किसी जुड़ते हो, इमोशनली तुम्हें पहला चोट पहुंचता है, लेकिन तुम बताओ, सहन से तुम्हारे अंदर ज्यादा होती है। याद रखना, इमोशनल व्यक्ति के अंदर सब ज्यादा होता है। क्यों? कोमल चीज क्या करता है, बता, आघात सह सकता है, कठोर हमेशा प्रतिकार करेगा। समझना, ये फिजिक्स भी है इसमें, पर सही बात है। इसीलिए कभी, मुझे याद है, मतलब एक स्टोरी सुना, मतलब एक स्टूडेंट था, बहुत हार्ड नहीं बोलते, अरे मैं बहुत हार्ड हूँ, नहीं क्या बोलते हैं उसको आजकल सोशल मीडिया के दौर में, अरे स्टड है ना, वो है सब ज्यादा। पता है, बाद में इन फ्यूचर में देखो उसको रोते हुए पाया। तो जबरदस्ती का मर्द नहीं बनना है भैया, मर्द को भी दर्द होता है, समझ रहे? मैंने यानी कि जो एक सामान्य भाव में रहना हमेशा जीवन में, ये हमें सिखाता है साहित्य। चलो ये चीज समझ गए ना कि समस्या मूलतः क्या है, यानी कि पर्यावरणीय संकट भी हमारे सामने, मानवीय संकट भी है कि हमारी सभ्यता खतरे में है। हम जो युद्ध कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? कुरुक्षेत्र में चले जाओ, कुरुक्षेत्र में दिनकर क्या कहते हैं कि यदि युद्ध ही सबका सॉल्यूशन था तो मुझे आज तक क्यों नहीं मिला? हम कितने युद्ध लड़ चुके, महाभारत लड़ चुके हैं हम, वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड दोनों देख लिए, तीसरे की संभावना बन रही है। अभी मिडिल ईस्ट में तो कंडीशन कितनी खराब है, और पहले भी जब से तुम सचेत हो, तुम्हें मिडिल ईस्ट हमेशा प्रॉब्लम फंसा रहा, हमेशा रहा मिडिल ईस्ट में। उसकी जड़ क्या है? ईगो, ईगो क्लैश, अहम का लोप। यहाँ में थोड़ा सवाल है, ये रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है? अहम का टकराव ही तो है। जबकि दोनों देश के पास, गांधी जी ने क्या कहा था कि सब कुछ है, लालच पूरी करने नहीं, हम लालची, इंसान का लालची होना, वो क्या कर रहा है, धरती को विकलांग बना दिया है। ये बहुत बड़ा सवाल है साहित्य के सामने, मानव, ठीक है? यानी कि जो तुमने प्रवासन वाला, उसको मैं लेता हूँ अब, ठीक है? डंकी मूवी देखे हो? इंसान क्या कर रहा है, हर इंसान को बेहतर जीवन की ललक है। अब मुझे बताना कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, कि अंतिम जन तक वो सुविधाएं, सीधी सी बात, एक लाइन में बोले तो। अब अंतिम जन क्या कर रहा है, भूखे मर रहा है, क्या गरीबी समस्या नहीं है, बेरोजगारी समस्या नहीं है? राजनीतिक विद्रूपता जो है, यानी कि जो भ्रष्टाचार है, वो सबसे बड़ी समस्या साहित्य के सामने। महाभोज को इंटरलिंक करो, जो डेमोक्रेसी का पिलर था वो क्या कर रहा है, वो नृत्य किसके सामने कर रहा है, मंत्रियों के सामने, सबके सामने नृत्य कर, उसको एक तरीके वही कर रहा है ना। वो क्या कर, जो सवाल उठा है उससे नहीं, वो सवाल कर रहा है, किस सवाल कर रहा है, तुमसे करेगा वो। तो यानी कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है, वो भी साहित्य सामने बहुत बड़ा प्रश्न है, संकट है उसके सामने। ये सारे पॉइंट है। अब मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट? समझ गए? थॉट्स पूरा है, कुछ एक किताब में नहीं मिलेगी सारी चीजें। अब इसको इंटरलिंक कर सकते हो ना? चलो, हाँ, नहीं नहीं, ये सवाल पूछेगा नहीं कभी वैसे, इस चीज को कोरिलेशन हमें करना है, सिलेबस करना है। सवाल पूछे कभी, कभी नहीं पूछा है। हाँ, बोलो। हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे कौन सा क्वेश्चन बताओ कुछ? एटलीस्ट कम से कम 10 पॉइंट दे दो। अब डिपेंड करता है तुम उसको कैसे कोरिलेशन कर रहे हो, उसको एग्जाम्पल कैसे सेटअप करो, उसके डिपेंड करता है वो, ठीक है? देखो, दूसरा चीज देखो कि हम लोग जो राजनीतिक मूल्यहीनता की बात, इसके लिए सही शब्द राजनीतिक मूल्यहीनता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने ना। राजनीतिक मूल्यहीनता बहुत बड़ा प्रश्न है ना। हम भले ही बोलते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हारा जीवन बिना पॉलिटिक्स का चल सकता है? तुम्हारा
संसद में लिया गया हर निर्णय तुम्हें क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है ना। कल को कहे डिसीजन यूपीएससी कि नहीं नहीं, अब ना यूपीएससी लेटरल एंट्री का एग्जाम्पल देख लो, विपक्ष ना होता तो क्या होता, लेटर एंट्री पास हो गया होता, हो जाता ना। तो जो राजनीतिक मूल्यहीनता, बहुत बड़ा सवाल, लिख लेना ये, राजनैतिक मूल्यहीनता, और इसी को उठाया मनु भंडारी ने, ठीक है। राजनीतिक मूल्यहीनता, विपक्ष ना होता तो लेटर एंट्री हो जाता ना पास, विपक्ष के दबाव में ही तो हटाया गया ना वो, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ, देखो यहाँ तो हम समझ गए कि प्रासंगिकता क्या है, लगभग ओवरऑल हम समझ गए। चाहे किसी रचना को ले लो, चाहे मैं यदि हम इतिहास लेखन की तरफ जाएं, तो यदि शुक्ल जी ने किसी को शामिल किया, किसी को हटाया, तो उनके मुख्य उद्देश्य क्या था, उन्होंने बोला कि संचित चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है या नहीं है, उस आधार पर किया। तो कई जगह उनको लगा कि नहीं, चीजें नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सिद्धांतों को खारिज किया। बाद में द्विवेदी जी को क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। क्यों, उनको लगा कि नहीं, भाषा के स्तर पर तो बहुत बड़ा महत्व सिद्धांतों की, अभ्रंश की बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इतिहास लेखन की तरफ आता हूँ। अब इसको तुम थोड़ा सोचो, तुम सामान्य इतिहास पढ़े हो, कि आप देख रहे हो कि भारत में जो हमारी कंडीशन है, हम लोग ने इतिहास लेखन कब से लिखना प्रारंभ किया, पहला फैक्ट आपको कब मिल रहा है हिंदी साहित्य में, अलग अलग क्या, यानी हमें, आप भी जाओ, ठीक है, तुमसे बोला जाए एकदम बेसिक समझना है, तुम्हारे परदादा कोई चीज है तुम्हारे पास, सोचो, जबकि मैं बहुत पुराना नहीं जा रहा हूँ, समझना, ये हमारे कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे परदादा यानी कितने साल की पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम, मतलब 100 साल से भी कहीं मान लो उसको, ठीक है, ठीक है। जब मुझे बताओ 60 साल पहले की चीज नहीं है, 1000 से 2000 कहाँ से लाएंगे हम लोग, इंडिया की बात कर रहा हूँ, विदेश की मतलब कर रहा हूँ। देखो कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, देखो क्या है, यूरोप और इंडिया में क्या डिफरेंस है और क्यों है ऐसा। तुम जाओगे यूरोप में, तो वहां पे वहाँ जो सोचने की शक्ति वो नदी की तरह है, ठीक है, और हमारे यहाँ, यानी इसको सिंपल समझो कि एक लिख सकते हो कि समय के प्रति यूरोप और भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंस है। कोई बता सकता है क्या है, इसे तुम्हारा पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास समझ सकते हो, इतिहास लेखन में समस्याएं, सारी बात समझ, इस कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो हमारे छेने की बात नहीं, इसको तो और कैसे समझा सकता हूँ। हम्म 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 हम्म। ठीक है, सही जा रहे हो, ये इंडिया के में, विदेश में नहीं है। देखो मैंने बोला नदी की तरह ना, नदी कैसे चलती है, ठीक है, और हम अपने यहाँ भारत का देखो, समय के दृष्टिकोण समझना है, तो समझ जाओ, क्योंकि इतिहास का समय का दृष्टिकोण ही है ना। भारत देखो एक चक्रीय स्थिति है, हमने बोला ना कि बीज से बीज, ये चक्र चलता है, बीज हुआ, बीज से धीरे धीरे निर्माण, फिर बीज की तरफ जाए, ये अवस्था है। यानी चक्र, इसको और क्या बोल सकते, वर्ताकार बोल सकते हैं, वृत्ताकार बोल सकते हैं। यानी कि इसमें समझना कि यानी एक बिंदु चलकर दोबारा के उस बिंदु तक वापस आ जाना, ये चक्रीय अवस्था हो गई। यानी हमारा समय के दृष्टिकोण का चक्रीय अवस्था है, जबकि यूरोप में क्या है, वहां पे बिल्कुल समय के लिए नदी की तरह है। अब देखोगे कि यानी कि यही वजह है कि यूरोप में घटनाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि यानी वहां क्या है, हमारे यहाँ क्या मानते हैं, यहाँ से मतलब सब वापस नहीं लौटना है, हम कल को रहें तो मर जाएंगे। हम बोलते हैं ना कि किसी के यहाँ रहना ही नहीं है, सबको तो वापस झोली में, किसी की झोली में क्या होता है, छेद नहीं होता है, झोला होने की वजह से उसमें कुछ आ नहीं सकता है। यानी क्या बोलते हैं कि शरीर एक ऐसा झोला है जिसमें कोई छेद भी नहीं हो तो भी उसमें कुछ आ नहीं सकता है। यानी क्या, हमने क्या माना कि हमारा चक्रीय अवस्था है, यानी हम वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या बचता है, केवल स्मृति बचता है। यानी कि अभी भी देखोगे कि इंग्लैंड में जाओगे, तो अभी भी वहां पे 14वीं 13वीं शताब्दी के बीच के जो गांव, उसके मॉडल को सुरक्षित रखा गया है। क्यों, क्योंकि ये जानने के लिए कि उस समय चीजें कैसी थी। हमारे यहाँ कभी है कोई एग्जाम्पल बताओ, यानी इतिहास समय हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंस है। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय दृष्टिकोण क्या कहता है, कुछ भी बचना नहीं है, सबका नष्ट हो जाना है, तो हम रखे किसी, इसलिए देखना जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है, तो उसकी सारी संपत्ति, सब चीज को जला दिया जाता है, ध्यान रखना। यूरोप में क्या कहते हैं, वहां वेस्टर्न में कब्र, इसीलिए कब्र और जलाने कॉन्सेप्ट है। देखो इस समय को दृष्टिकोण कितना डिफरेंस, हमने क्या किया, हम उसको मानते कि बचते, इसलिए हम उसको जला देते हैं। यूरोप में दफनाता, कब्र बनाया जाता है, हर वस्तु को वहां पे रखा जाता है संचय करके, इसीलिए मिस्र का पिरामिड है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, सब जला दिए हैं, हमने वापस प्रकृति को सौंप दिया। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है,
इसलिए समय के हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंस है। अब मुझे बताओ किस दृष्टिकोण के साथ, यानी कि वहां पे क्या है, फलाना कब्र फलाना की स्मृति, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, नहीं है ना। अब मुझे बता क्या हम इतिहास संजोज के रख सकते थे? तो हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंस था ना। तो दृष्टिकोण का फर्क है कि नहीं बताओ। आज भी तुम देखोगे कि जब तुम्हारा किसी ब्रेकअप होता है क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, सारा जला देते हो। हमारे जलाते हैं ना। अरे दृष्टिकोण का खेल है पूरा, कॉन्सेप्ट। इसलिए समझा रहा हूं क्यों इतिहास में हमें दिक्कत हुई होगी। पढ़े ना इतिहास, लेकिन हमें समस्या काफी हुई थी ना। सर क्यों हुआ था, हम कुछ समझ के रखते नहीं। तुम खुद देखो, प्रिपरेशन करो सिविल सर्विसेज का, कुछ लिख के आज तक रखो कि तुम जब पहली बार आए तुम्हें क्या फेस किया, आज क्या, कुछ लिख के रखो नहीं ना। सब स्मृतियों में है तुम्हारे, तुम गए मतलब ही हो गया, है ना। तो ये हमारा दृष्टिकोण है समय के प्रति। और यही वजह है, समझ आओ कि यानी एक जो हमने क्या माना वहां पर चीज माने, हमने बोला कि चीज शाश्वत है, रिसाइकल होता है, वहां क्या माने, सचो के रखना चाहिए। अब मुझे बताने कि नए पुराने का चक्र हमारे यहाँ है, वहां पे क्या है, जो सनातन, यानी हमारे सनातन सातवत माना जा रहा है। तो ये दृष्टिकोण क्या करा है, साहित्य के सॉरी इतिहास में दृष्टिकोण बदलेगा नहीं बदलेगा, तो लेखन की समस्या आएगी कि नहीं आएगी। तो ये दृष्टिकोण है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट है। अब जाहिर सी बात है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तो हमारे कुछ चीजें रखा नहीं गया। वेद जो हमारे पहले थे अनुश्रुति पर आधारित थे, बाद में क्या कहा, उसको बाकायदा लिखा गया ना। इसके बाद देखो कि जब हम दोबारा और थोड़ा सा आओ, हड़प्पा काल में आओ, लगभग कितने साल पहले की बात हो रही है, हड़प्पा मतलब कितने साल की पहले की बात हो रही है, अरे 3000 3,500 के आसपास बात हो रही है ना, ठीक है। उसमें हमें कुछ लिखित है हमारे पास। अब तुम आदि काल में जाओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे ये ब्रज देखो कितनी समृद्ध भाषा थी ना। ब्रज में देखोगे कि कुछ भी हमारे पास पांडुलिपि नहीं बचा है, बहुत नहीं है, बहुत कम है। बताओ नहीं है, कब कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मुगल काल की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय क्या नहीं है हमारे पास। तो सोचो कि लिखोगे जब आदिकाल का जो प्रश्न, अब मैं दिखाता हूँ प्रश्न आप लोगों को, इतना जो मैंने इतना जो समझाया, अब देखो प्रश्न हमसे क्या पूछ रही है यूपीएससी। इंटरलिंक कर पाओगे ना, अब समस्या नहीं कि इतिहास लेखन में क्या है। अब बेसिकली देखना, यूपीएससी केवल 2014 से पेपर उठाना, उससे पहले के पेपर देखना पढ़ो, कभी उस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं यूपीएससी। रीजन, पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। दूसरा, पहले 60 नंबर क्वेश्चन आता था, अब 10 15 20 नंबर का है, तो इस तरह उस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखना जनरली यूपीएससी 2016 से काफी क्वेश्चन पूछना शुरू किया इतिहास लेखन पे, उससे पहले नहीं पूछता था। क्या, वो तो देखो हम अपने को सेटिस्फाइड करने के लिए कहते हैं, हम लोग खुद भी तो नष्ट की बचा के रखे ही नहीं, तो वो तो एक ठीक है हमारा एक बिंदु हो सकता है, पर हमने खुद नहीं रखा, हमारा दृष्टिकोण ही नहीं रहा बचा के रखने के लिए, हमने वैसे क्या माना, खत्म। हमने लिखित चीजें रखा ही नहीं ना, कहाँ रखा है। तुम जिस एग्जाम्पल देते हो चंद्रबरदाई का, उसमें बहुत सारे संशय है कि नहीं है। अप्रमाणिक माना जाता है, राष्ट्र काव्य क्या है, सबसे अप्रमाणिक और अवैज्ञानिक भी माना जाता है, तो कॉन्सेप्ट वहां भी लिखोगे। हाँ बहुत सारा चीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्योंकि पढ़े हो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन तुम लोग, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि शुक्ल जी मानक स्थापित कर रहे हैं, शुक्ल जी के पूर्व क्या इतिहास लेखन हुआ, इतिहास लेखन की समस्याएं क्या थी, इतिहास लेखन कैसा होना चाहिए। उसके बाद ये तो पता है तुम लोग को, बताने की जरूरत नहीं है। ये जो मिता पहले समझा है वो इंटरलिंक करोगे सारा चीज। दूसरा, देखो जो प्रश्न इतिहास लेखन वाला है वो इंटरलिंक कहाँ कहाँ होगा, बताओ पहले। ठीक है, पहला पॉइंट चलो, और क्या हो सकता है, यानी जो मैं इतिहास लेखन का पढ़ रहा हूँ, जो चीजें, उसको मैं इंटरलिंक कहाँ कहाँ करूंगा, पहले ये तो समझ लें हम लोग। हाँ, पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा आपने बोला भाषा वाला में, ठीक है, नहीं भाषा का विकास वाला, ठीक है। और दूसरा देखो, तुमने देखा मिस्र बंधु ने कुछ कहा, कुछ फैक्ट लाए, गरसद तासी ने कुछ फैक्ट लाया, कुछ काम किया, और कौन कौन से थे, शिवसी सेंगर थे, ठीक है। और यानी कि इसको ऐसा समझो कि मान लो हम कोई टास्क ले रहे हैं, आज मैंने तुम लोग 6 लोगों, मैंने बोला कि हमें क्या करना है, हमें कबीर पे कुछ संकलन करना चाहिए, तुमने कुछ और लाए, तुमने कुछ और लाए, यानी सबका एक अपना अपना महत्व रहा ना। तो लास्ट में हम क्या उसको आपस में कंक्लूड करके एक प्रॉपर चार्ट बना देंगे, यानी प्रॉपर एक पेपर बना लेंगे, यानी सबका अपना एक कंक्लूजन पॉइंट रहा, तो सबका एक अपना अपना रहा ना। अब मान लो हम शुक्र जी एग्जाम्पल लेते हैं, तो शुक्र जी ने क्या किया, कुछ बोला कि सिद्धनाथ को खारिज करना है, इनको नहीं रखना है। दूसरा उन्होंने क्या किया, सुर, जैसी और तुलसी को स्थापित किया, किया ना, त्रिवेणी रचनाकार बोला गया उनको।
तो यानी कि इसके इसको यूज कहाँ करोगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा इसका जो पढ़ोगे यहाँ पर। यानी कि यहाँ पे जो शुक्ल जी की जो मान्यता आपने पढ़ा इतिहास लेखन में, और जो आपने द्विवेदी खंडन पढ़ा, इसका इंक्लूड हर जगह करोगे, चाहे वो प्रश्न इतिहास लेखन में आए, चाहे कभी पे वहां पे इंक्लूड करोगे, सिद्धनाथ में करोगे, आदि हर जगह करोगे। एक कंटेंट हर जगह यूज होगा, होगा ना या नहीं होगा? यदि मान लो प्रश्न पूछा आपसे कि सिद्धनाथ जो रचनाकार हैं क्यों हिंदी साहित्य से बाहर कर दिए गए, तो चूंकि आप इतिहास लेखन में पढ़ चुके, शुक्ल जी इसकी मान्यता ये रही, उसको खारिज कर उनका द्विवेदी जी कर रहे हैं, तो जी वहां तो आएगा ना, तो इसका यानी इंटरलिंकिंग पूरे सिलेबस में रहेगा, ध्यान रखना। इसलिए इतिहास लेखन के जितने पॉइंट बहुत अच्छे से याद किए रहना, उसका ही रिपीटेशन हर जगह मिलेगा, है ना? क्योंकि अलग पॉइंट क्यों पढ़ोगे तुम? मान लो कबीर मुझे सवाल पूछा, ठीक है, समझो और डिटेल में, तो आपको पता है कि सिद्धनाथक प्रभाव कबीर पे ही है, तो पॉइंट लिखोगे ना कि जिस चीज की वजह से सिद्धांतों को साहित्य से खारिज किया जा रहा है, उन्हीं के प्रभाव से उन्नयन कवि को वापस साहित्य में स्थापित किया जा रहा है। द्विवेदी जी ने कहा है ना, पॉइंट लिखोगे तो इंटरलिंकिंग है ना पूरा। दूसरा, शुक्ल जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने मिश्र बंधु रचनाओं से कुछ चीजें ली हुई हैं, स्वीकार भी लास्ट में लिखा हुआ भी है, सर्वश्री सेंगर से भी उन्होंने लिया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। तो यानी वहां लिखो जब इतिहास लेंगे चुनौतियां थी, जैसे प्रश्न किसी ने पूछा हुआ है कि आदिकालीन साहित्य में चुनौतियां क्या है। सवाल सुनना, 2000 मेरे ख्याल से 23 का सवाल है ना ये, देख लो कैसे इंटरलिंक होगा पूरा सिलेबस का। है ना, समस्या है ना, बिल्कुल वो सवाल है, देखते हैं उसको। ये 16 का पेपर मैं देखता हूँ, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन? फिर सवाल रिपीट करना। हम्म। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले शुक्ल जी को ले लो, उन्होंने क्या टाइम पीरियड माना हुआ है वो दिखा दो, ठीक है। एक दो इतिहास और ले लो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मली आप देखो क्या माना जाता है, आधुनिक काल का 1850 से माना जाता है, भारतेंदु काल, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, द्विवेदी, फिर छायावाद, उसके बाद एक्सप्लेन कर दो सारा, सिंपल है क्वेश्चन। 10 नंबर का फैक्ट बताना है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। तो सीमा, देखो भैया, सीमा मतलब कि आज भी तो चल रहा है ना, खत्म थोड़ी हो गया। देखो कि मान लीजिए पूछता है ना समकालीन हिंदी, समकालीन हिंदी का मतलब क्या है, आज भी तो चल रहा है ना समकालीन का मतलब, आज भी तो उसको इंटरलिंक करना और कुछ नहीं करना है। सारा साठोत्तरी का नई कविता और सॉरी नवगीत सारा बता देना तुम्हें। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 10 साल का पेपर सफिशियंट है। 10 साल का पेपर मतलब कितना हो गया क्वेश्चन? एक साल में कितने क्वेश्चन आ रहे, एक ईयर में, एक सॉरी एक पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए? 10, नहीं 28 क्वेश्चन होंगे ना, एक 28 क्वेश्चन होंगे ना, 38 कैसे हो जाएगा? अच्छा हाँ 1900, सॉरी हाँ, ठीक है। 38, लगभग 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन। अभी ज़्यादा कितना करोगे क्वेश्चन, सफिशियंट है। लेकिन 400 क्वेश्चन मतलब क्या है, जैसे मान लो आप ये क्वेश्चन देखो, जैसे अज्ञे वाला, सिंपल समझने के लिए, अज्ञे ने असाध्य विनय कविता में अनेक मिथकों के माध्यम से अभिष्ट एवं सार्थक विभव का सृजन किया है। क्वेश्चन देखो ना, अब ये क्वेश्चन दो स्तर पे हो सकता है, दो पार्ट है इसका। आगे काव्य कला संदर्भ में विचार कीजिए। प्रश्न ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है ना, आगे काव्य कला क्या थी, दो क्वेश्चन हो गया, उसका एक सब पार्ट हो गया ये। तो यानी कई बार देखना एक क्वेश्चन के दो तीन पार्ट हैं। चलो आगे बढ़ते हैं पहले। हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखोगे कि कोई भी आप रचनाएं हैं, उसके दो पक्ष होते हैं ना, भाव पक्ष कला पक्ष, उसके कई नाम होते हैं। कला पक्ष को और क्या क्या कहते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन, जितना साहित्य का भाषिता साहित्यिक अवदान, जो इतिहास लेखन पढ़ रहे हो वहां से पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, भाषा ज्ञान वाला पॉइंट आएगा ना, पंचमाकार वाला सारा पॉइंट। दूसरा है हठयोग साधना, हाँ साहित्य उसमें आएगा, ठीक है। इतिहास लेखन का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कहाँ से किसी ने पूछना स्टार्ट किया है, ठीक है, 17 या 18 शायद शुरू किया है। 10 साल का पेपर कर लोगे ना, बहुत सफिशियंट है। हालांकि क्वेश्चन हम और भी देखेंगे, ठीक है, बहुत है, उतना लिख लो ना। देखो पहला क्वेश्चन, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और महत्व, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लोगे
लिख लो होमवर्क, ये क्वेश्चन एक 10 नंबर, ठीक है। कोशिश करना, ये 18 19 है, ओके। ये क्वेश्चन एक बार लिख लो, ठीक है। अब देखो इस साल देखो 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो पहला क्वेश्चन ये देख लो, इसी का सेकंड 6 का एक क्वेश्चन देखो। आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काल विभाजन कितना प्राचीन समाधान, उत्तर दीजिए। हाँ तो वो बताने, इसके वाले तुम्हें भी बताना है कि उस समय और कौन काल विभाजन किया हुआ है और क्यों तुम इनको प्रमाणिक मार रहे हो। तुम फिर लिखना होगा द्विवेदी जी क्या बोले हैं, उसके बाद चीजें बताना, डॉक्टर नागेंद्र की स्थिति बतानी होगी आपको, है ना, क्योंकि प्रमाणिक पूछा ना कितना है। आधार तो इन्होंने बताया, क्योंकि पूरे इतिहास लेखन का सबसे बड़ा आधार इन्हीं का है। आज भी कोई लेखक यदि लिखता है तो इनको ही आधार मानता है, लेकिन आपको बताना क्या है कि उसके बावजूद और जो लिखेंगे वो कितने प्रासंगिक हैं, उनका क्या बोध है इसमें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछते, आचार्य शुक्ल जी का इतिहास लेखन जो है सबसे सर्वोत्कृष्ट इतिहास लेखन कैसे है। हम्म। देखो पहली बात, सर्वोत्कृष्ट बोले ना शब्द से बचना है हमें। हमें लिखना है कि एक मापदंड मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन उसमें भी कई तरह की जो विसंगतियां थी, इसका अभाव इसलिए था कि प्रमाणिकता की कमी थी, वैज्ञानिक शोध नहीं हो पाए थे उस समय। अब तो शोध बहुत होने लगे ना। शुक्ल जी के समय तक देखोगे, मतलब उस समय जाकर, 1900 आजादी से पहले जाकर देखोगे तो एज अ शोध बहुत कम हमारे यहाँ होते थे। अब शोध होना बहुत ज्यादा हमारे स्टार्ट हो गया ना, तो ये बहुत बड़ा कारण। आज भी तो हम बहुत सारे शोध कर रहे हैं ना, आज भी देखो राष्ट्र पे काफी बहुत सारे शोध हो रहे हैं, जो लिटरेचर में ना, जो नेट जीआरएफ जो लोग रिसर्च वही करते हैं ना, तो आज भी हो रहा है। तो उसमें अभाव था, तो लिख उस अभाव में भी बेहतर करने की जो कला थी शुक्ल जी ने दिखाया, चीजें बताया, एक मापदंड स्थापित किया। सर्वोत्कृष्ट हम लोग बने नहीं रहे, उसके बावजूद कुछ कुछ जो चीजें रही वो द्विवेदी ने ऐड किया, बाद में डॉक्टर नागेंद्र इसे इंक्लूड करो, और आज भी बहुत सारे, चाहे नामवर सिंह का जिक्र कर दो, ठीक है, मैनेजर पांडे का जिक्र कर दो, वो बहुत आलोचक आज उन लोगों ने भी काफी हद तक हिंदी से जो बची हुई संगति उसको दूर करके उसको एक मानक स्थापित करने की कोशिश की। तो आज तक इनबिल्ट है नहीं, हमने उसको खारिज भी नहीं किया, हमने बोला उन्होंने बहुत चीज किया और आज के लेकर इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो सवाल यह पूछ दे आपसे कि आचार्य शुक्ल जी और द्विवेदी जी के इतिहास लेखन में आप किसको सबसे बेहतर मानते हैं, अब बताओ क्या करोगे। उनके अपने एक दान है, हमें बोलना ही नहीं कौन बेटर है, छोड़ दो, आलोचक को मान लो, हमें कुछ नहीं करना है। ये ध्यान रखना। जैसे कि सवाल पूछा यूपीएससी ना, इंटरव्यू में पूछा गया था कि कामायनी, ठीक है, और रामचरितमानस किसे श्रेष्ठ मानिए। अब बताओ, तुम तो घबरा जाओगे। तुम्हें बिल्कुल रहना कि सर दोनों रचनाओं, मैं सीधे बोला सर मैं दोनों रचनाएं पढ़ी, मुझे दोनों रचनाएं बहुत उत्कृष्ट लगी, और दोनों रचनाओं से सर मुझे व्यक्तिगत रूप से और समाज को बहुत कुछ सीखने जाने का आज भी मौका मिल रहा है, ठीक है। तो सर दोनों का अपना महत्व है। फिर तुम्हें जोड़ देके बोलो नहीं नहीं फिर मुझे बताओ, फिर क्या करोगे। इंटरव्यू में बोले फंसाते हैं ऐसे। हाँ मुझे बताओ तुम। हाँ जैसे उन्होंने बोले ना तुम्हारे प्रिय कवि बोल दी तुमने शुक्ल जी हैं, मतलब मतलब तुलसी है तो बोल देंगे अच्छा, तो दिव्य इनकी रचना कमानी क्या अच्छी नहीं है, फंसाते हैं इंटरव्यू में। तुम्हें एकदम शालीन रहना है, वो तुम्हें उकसाएंगे, उकसाता है बिल्कुल नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए, नहीं सर बिल्कुल उनकी भी रचना मान्य है और बहुत अच्छी रचना सर, पॉइंट बताते चल जाओ, प्रेरक मत बनना, ठीक है। जैसे तुम मान लो आप राजस्थान से हो, आपके यहाँ कोई लिटरेचर है, कोई आपके बहुत फेमस। हाँ आपके यहाँ ना, हाँ पूछेंगे उसके बारे में जानकारी बताओ, और उसको करंट से कोरिलेट करो, उसको आज से कोरिलेशन करो, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएगा ना। तो और उसका महत्व क्या है। हाँ हाँ हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं। गोरखपुर। आपके यहाँ कोई प्रमुख साहित्यकार का नाम बताइए, इसे इंटरव्यू का पार्ट है। रघुवीर साहब कहाँ से हैं। फिराक गोरखपुरी, रघुवीर साहब उन्हीं का नाम है ना। जगह समस्ती कौन सा, छपरा, चंपारण, वहाँ कोई है लिटरेचर बोले, एक बार सर्च करना। सब कुछ क्या करना, अपने जिले की वेबसाइट होती है पता है ना, प्लीज जाकर उस पर काम करना, ये सब इंटरव्यू का पार्ट है तुम्हारा। अपने जिले का जो होता है ना तुम्हारा जो नाम है .nic उस पर जाके पूरे काम कर लेना अपने जिले पे। गलती से मान लो तुम्हारे बोर्ड में कोई ऐसा मेंबर हो जो तुम्हारे जिले में काम किया हो, डेफिनेटली तुम सवाल पूछेगा वो, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा पार्ट है, एक हिडन पार्ट है। बीपीएससी में पूछा गया इंटरव्यू में आपके जिले पे सारा सवाल, तो अपने जिले पे सारी जानकारी इकट्ठा करके रखना, उसकी भौगोलिक स्थिति विन्यास, ठीक है, वहाँ पे क्या इंफ्रा है, ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, लिटरेचर वाला एस्पेक्ट, ये सब तैयार करके रखना आपको।
ध्यान रखना, ये सब इंटरव्यू का पार्ट है, ऑलस इंटरव्यू की तैयारी नहीं चलती है। चलो ये 2 क्वेश्चंस हो जाए, कोई डाउट किसी का? इसको फिगर आउट कर लोगे ना ये दोनों क्वेश्चंस? टास्क भी है ये, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते जो आया इतिहास पे, लेखन पे। बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, द्विवेदी पूछा हुआ है, ये भी पढ़े हो, इसमें भी कुछ अलग बताना है, और ये क्वेश्चन जनरली 10 नंबर का ही पूछेगा तुमसे, ठीक है। द्विवेदी जी का भी लिख ही लो, सब देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, सब नोट्स की बातें लिखनी है, इसमें कुछ नया नहीं लिखना है। ये 20 का होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं लिखना है, सब तुम्हारा नोट्स का इसमें पार्ट आएगा, इसमें कोई तुम्हारा अपना थॉट्स नहीं आएगा। तो इसको लिख के रख लें, तो क्वेश्चन ऐसे जो हमेशा आएगा आएगा, ठीक है। तो यानी तुम्हारा नोट्स तैयार हो रहा है, तो जो तुम नोट्स एक तरीके से बोलो ना, जो नोट्स में बना, क्वेश्चंस के आंसर लिखकर आप नोट्स तैयार कर लो, सबसे अच्छा तरीका है। ये क्वेश्चन भी लिख लो। हाँ देखो एक क्वेश्चन और देखना, एक मिनट, ये क्वेश्चन पढ़ना। तो ये जाहिर सी बात है, अब मुझे बताओ, इतिहास लेखन वाला पॉइंट इसमें आएगा कि नहीं? आएगा ना। हम लिखेंगे ना कि सिद्धनाथों का इस आधार पे महत्व है, जिस चीज को खारिज का शुक्ल जी ने प्रभाव कहते हम दिखाएंगे, तो वहां भी इसका एक प्रभाव दिखा सकते हो ना, कि कैसे शुक्ल जी ने खारिज का, उस गलत था, है ना। तो ये करना क्या तुम्हें, मतलब जो कंटेंट है उसको कैसे मैं प्रेजेंटेशन का तरीका बदलूं, जगह जगह उसको क्या करना है, फिट बैठाना है। यानी एक कील से तुम पूरे दीवार में कहीं भी छेद कर सकते हो, ऐसा हमें करना है अपने आप को, राइट। क्योंकि पिछले कई सालों से, अब देखिए क्वेश्चन देखो, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, ये कहीं तुम्हें आंसर मिलेगा नहीं इसका। अब मैं आएगा, इतिहास लिखने का पॉइंट आ सकता है ना, क्योंकि कैसे आएगा पूछो। उनकी पहली किताब इसी पे तो, हिंदी साहित्य का इतिहास ही तो था ना, एक मिल, उसके माध्यम से सारी किताबें आ रही है ना। और इधर से कहीं ना कहीं एक निर्देशक का काम कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के निर्देशक बोल सकते हो उनको। देखो एक होता है डायरेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर। डायरेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है? तो बिना इतिहास लेखन का हम लोग हिंदी साहित्य को दिशा दे सकते थे क्या? नहीं ना। शुक्ल जी क्या है, अग्रदूत हैं, सॉरी, ये भारतेंदु जी अग्रदूत है हिंदी साहित्य सबसे बड़े, लेकिन निर्देशक कौन है, यही है ना। तो और क्या प्रभाव हो सकता है, आप सोचो, सोच के बताओ, क्योंकि क्वेश्चन मैं उसे इन्विल्ट कर रहा हूँ इसमें। इसका आंसर नहीं मिले कहीं भी, तुम्हें बताना है, ऐसे सोचो ना। हाँ, उसमें जितनी रचनाएं थी उस समय, उसको जोड़ो, इंटरलिंक करो, ठीक है। इसमें उन्होंने टिप्पणी किया था, जो पढ़ रहे हो उसी आधार पर ही तो प्रभाव पड़ेगा ना। हाँ, तुम जैसे मान लो इनकी समय टाइम क्या है बताओ, शुक्ल जी का, पहले ये बताओ, टाइम पीरियड क्या है इनका? हम्म, है ना। तो उस समय रचनाएं जोड़ो, किसकी किस टिप्पणी किए होंगे, जाना, इस क्वेश्चन को फॉर्म करो, लिखो वहां पर, लिखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये हम आपसे चाहते हैं, इसका थॉट प्रोसेस कर लो ना, इसको लिखो नीचे, इसका फॉर्मेटिंग करोगे इस क्वेश्चन का, फॉर्मेटिंग करो, कर लोगे ना, फॉर्मेटिंग करना, फिर हम कल इसे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ये, हाँ, 7 का सी है ना ये सब इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस हैं, ये सब इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस है ना इस। हम्म, ये मेरे ख्याल 20 का है। हम्म, 20 का पेपर 1 था वो ना, है ना, ठीक है, ओके। देखो मिस्र बंधु पे कभी पूछा नहीं यूपीएससी ने, ठीक है। मिस्र बंधु पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा नहीं है। हाँ छोड़ो, मिस्र बंधु पे कंटेंट है पर्याप्त, ठीक है। और ये सरोज शिवसी सेंगर, ठीक है, गार्सा दत्तासी, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ये मान के चलो कि इन फ्यूचर मान लो कभी गार्सा दत्तासी भी पूछ ले, या ये पूछ ले
क्वेश्चन पूछा हो ना, शुक्ल पूर्व कुटज, तो ये तो निबंध नहीं लाया ना ये तो। किसमें? नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, वो निबंध के आधार पे करना है ना, नहीं आएगा यहाँ पर। अच्छा देख लेते हैं उसको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो। हाँ विशेषताएं बताना मतलब तुमको, जैसे इन्होंने किस आधार पे काल का विभाजन नाम रखा, तुम उस विसंगति बताओगे। राष्ट्र काव्य, कितने राष्ट्र काव्य थे? किन 12 रचनाओं को इन्होंने माना था ना आधार? विशेषता थी नहीं कि सबसे बड़ी वीरता का आधार माना था, उसमें क्या विसंगतियां थी? वो भी दो सब लिखोगे ना, विशेषता से लास्ट में विसंगतियां भी लिखोगे ना, फिर लिखोगे कि लास्ट में कैसे दिव्य जिनका खंडन किया, पॉइंट लिख के फिनिश करोगे उसको। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन में कोई डाउट? कौन सा क्वेश्चन? या बिहारी क्वेश्चन, ये तो काव्य वैभव, मतलब काव्य कला पूछ रहा क्वेश्चन, समझ गया ना? लिख कर लाना जो दिया हूँ कल, उस पर कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतिहास वाला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। 22 का पेपर रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट। वहाँ प्रासंगिक पूछा था ना, उसको 20 नंबर का पूछा था, यहाँ पे 10 का पूछ दिया है। रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म हम्म हाँ बिल्कुल कर देना, बिल्कुल बिल्कुल। तुम यहाँ पे चार्ट बना देना पूरा, किसने आदिकाल को चारण काल कहा, किसने विरधा काल कहा, किसने अलग अलग काल कहा, है ना, कुछ ने सिद्ध सामंत काल कहा, वो सारा लिखो, मतलब कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। तो आज जाके यानी कि एक तरीके से तुम आदिकाल को रिपीट कर रहे हो पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है, इतिहास लेखन पे। आदिकाल में है ही नहीं ऐसा कुछ ना पॉइंट। तो लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, कुछ समय इतिहास लेखन में प्रश्न उठाया ही नहीं गया था, तब दलित चेतना थी भी तो नहीं ना। ये भी देखो, दूसरा देखो, जब मध्यकाल में जा रहे हो तुम्हें पता है कि मध्यकाल मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है? सामंत, दूसरा उस समय सेंटर में कौन है? धर्म है। धर्म चीजों को, सेंट्रलाइज चीजों को क्या कर रहा है हमारा, बोल रहा है तुम ऐसे करना वैसे करना है। तो जाहिर सी बात है कि तब महिलाएं क्या थी, केवल हमारे एक भोगी की वस्तु थे, है ना। विदेशी महिलाओं को आपको बहुत कम एग्जाम्पल मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि पुरुष सत्तात्मक चीजें थी। तो उस समय सुर क्या आ रहा है, सुर आ रहे हैं, कि उन्होंने क्या किया, यशोदानंदन की बात कही, यानी कि महिला को क्या बोला, प्रेम के परिमार्जन करने के बाद उन्होंने क्या कि तुम्हें क्या करना है, स्वयं चयन करना है प्रेम का अपने। स्वयंवर की संकल्पना तब भी थी। कितनी विडंबना है कि उस काल में जो अंधकार युग था उसमें भी स्वयंवर की प्रथा थी, जो आज नहीं है। आज राखी का स्वयंवर हो रहा है। तो लिखोगे, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना है ना, कि एक कैसी विडंबना है कि जिस काल में महिलाओं को घर के अंदर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, उसी समय में तुम पद्मावत का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। जो रानी हो क्या है, एक आम स्त्री की तरह है। मतलब कुछ सीमित सीमित वाला बोल सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें करना है, तुम कैसे उसको कलात्मक स्वरूप दे रहे हो, है ना। ये हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, ध्यान रखना। हमें बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखना है। हाँ वो तो ये सब निबंध में लिखना से वह मत लिखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पता है ना, सबका भी एक चीज़ें हो रहा है कि चीज़ें दिखता कुछ और होता कुछ हो रहा है। तो इसमें तुम्हारा पूरा सारा का सारा आ जाएगा, गरसतासी, मिश्र बंधु सारा आ जाएगा। अभी इंडिविजुअल पूछा नहीं है देखो, तो इन फ्यूचर संभावना है कि मिश्र तुम बंधु पे पूछ दे, स्पेशली गरसतासी पे पूछ दे, ठीक है। या मान लो ऐसे पूछ दे कि जॉर्ज गिरिसन के पूछ ले, वो पता है ना आपके पास। तो जॉर्ज गिरिसन को लिखना, तो हिंदी जो भाषा पे उनका बहुत बड़ा रोल था, तो पॉइंट जरूर इसमें बिल्ड करना। क्योंकि जॉर्ज गिरिसन पहले ऐसे इतिहास है कि जिन्होंने मूल रूप से भाषा विज्ञान में सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है, जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो पॉइंट लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट, है ना, कि मिस्र बंधु कंटेंट अपना चेक कर लेना, गारसा तासी पे चेक कर लेना, जॉर्ज गिरिसन पे चेक कर लेना, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे तुम्हारे पास पर्याप्त कंटेंट है तो बता, नहीं हुआ तो मुझे बता देना, है ना। तो हमने आज कितने क्वेश्चन देखे लिखने के लिए? 4 है, उसको लिख लेना, वो तुम्हारा नोट्स है। कोशिश ये करना कि एज अ चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट, डायग्राम का रोल
यूज करना उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ये सवाल है ना, इसमें हम चार्ट बना सकते हैं। कैसे? हाँ, दोनों कर लेना, तुम्हारे ऊपर कितना पॉइंट दे पा रहा हो। जै- जैसे इसमें सबसे पहले लिखोगे भूमिका में कि चूंकि इधर के हमारे सामने समस्याएं थी, क्यों थी वो पॉइंट स्टार्ट भूमिका वहां से करोगे, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इतिहास रंग परंपरा की प्रारंभ हो रहा है हमारे यहाँ, यानी सबसे पहले लिखे समस्या। समस्या क्या थी? वैज्ञानिकता की कमी थी, प्रमाणिकता की कमी थी, और इतिहास बोध सामग्री हमारे पास बहुत कम था, ठीक है। उसकी कमी के बावजूद भी लोगों ने प्रयत्न किया। प्रयत्न में नाम लिखोगे, चार्ट बना दोगे यहाँ पर, कौन कौन नाम दोगे, ठीक है। अनौपचारिक में यहाँ पे एक चार्ट ऐसे बन गया, ठीक है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आगे लिखोगे सारा चीज, ठीक है। गारसदासी, उनकी पुस्तक का नाम जरूर लिखना, ठीक है। एक आया था नवरत्न, जिन्होंने 5000 कवियों की संरचना का जिक्र किया था, वो भी जिक्र कर दोगे। तो इस तरह में चार्ट बनाना है, ठीक है। कोशिश ये करना है कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम फैक्ट दे देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर क्वेश्चन में। पता है तुम्हारा एक तरीके से मानकर चलो कि एग्जाम के सामने तुम्हारी वो दिखती है, कलात्मकता दिखती है कि 10 नंबर क्वेश्चन कैसे डील किया उसने। तो ये मान तुम पूरे साइकोलॉजी से खेलना है हमको, एग्जाम के साइकोलॉजी से खेलना है। तो भाषा विज्ञान सबसे हमारी कॉपी चेक होती है, इसलिए भाषा विज्ञान हमें कोशिश करना है कि बहुत बेटर में प्रेजेंटेशन करके आगे निकलूँ, क्योंकि पहला कॉपी उनके सामने भाषा विज्ञान ही जाएगा, है ना। और हम भाषा विज्ञान देख चुके हैं, तो वहाँ हमें कलात्मकता दिखाते हुए हमें जो हमारे कंपलसरी क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं करना है मुझे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ध्यान रखना, वरना बहुत निगेटिव पड़ता है ना। बहुत जरूरी है, इसीलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही अब जो हमारा क्लास का आगे की जो प्रारूप को बता देता हूँ, ये तो समझ इतिहास, अब कोई ऐसा बताने वाला बिंदु तो है नहीं, बहुत सिंपल सारा चीज फैक्ट है टोटल, वो तुम्हारे नोट्स के पास मौजूद है। उसको आज जाके क्वेश्चन सारा लिख लेना और सारे फैक्ट एक जगह रोल आउट कर लेना अपना, ठीक है। अब जो हम आगे बढ़े आदिकाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल क्लास है, इसका एक दिन का गैप दूंगा, फिर क्लास हम गुरुवार को लेंगे, ठीक है। तो गुरुवार को हम क्या करेंगे, कल हम जो आदिकाल की जितनी सारी चीज उसको डिस्कशन एक बार कर लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे। अगले दिन हम क्लास में कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और कुछ हम उसको फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इसलिए लाऊंगा क्योंकि यूपीएससी अभी उस लेवल तक पहुंची नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन, उसको हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे, राइट। तो कल तुम्हारे पास टाइम है आज में जाने के बाद कि पूरा आदिकाल पढ़ लेना। आदिकाल पढ़ने का मतलब सिलेबस में क्या क्या है? हम्म हम्म ठीक है। यानी कि देखो आदिकाल का मतलब क्या हो रहा है हमारे सामने, सिलेबस पे जाते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट हमें दिया यूपीएससी ने, ठीक है। सिद्धनाथ, हम्म खुसरो, हेमचंद्र, और विद्यापति, ठीक है। तो ध्यान देना, यदि यूपीएससी के सिलेबस की तरफ जाओगे तो ये तो कवि हो गए, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो कहाँ पे, भाषा विज्ञान में, राइट। तो वहाँ के कंटेंट यहाँ पे भी आएगा इनडायरेक्टली, राइट। और यहाँ कंटेंट कुछ वहाँ पे इनडायरेक्टली जाएगा, पूरा का पूरा नहीं जाएगा पार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछे क्वेश्चन, इसके भाषिक और साहित्यिक अवदान पे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। दूसरा, ये इतिहास लेखन से भी कनेक्ट होगा। अब देखो ये तो पढ़ रहे हो, लेकिन आदिकाल का तुम्हें पढ़ना क्या है, उस समय परिस्थिति क्या थी, जरूरी है। सामाजिक संरचना क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जरूर पढ़ लेना। परिस्थिति, सामाजिक स्थिति क्या थी, दूसरा उसको अपने इतिहास से कनेक्ट करना। क्यों करोगे, क्योंकि पता है उस समय की रचनाओं में राष्ट्रीयता क्यों नहीं होगी। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय संकल्पना है नहीं, हमारे बिखरे हुए साम्राज्य हैं, कोई छोटे छोटे साम्राज्य हमारा बटा हुआ है। तो पढ़ोगे जाकर क्यों उस तरह की चीजें हैं, इतिहास से कनेक्ट करोगे। दूसरा, आदिकाल की परिस्थिति पढ़ रहे हो तो आपको पता है साहित्य के कितने स्रोत थे उस समय। देखो उस समय क्या क्या पढ़ना है इसमें, राष्ट्रकाव्य पढ़ना है, कनेक्ट किससे होगा, तुम्हारा चंद्रवरदाई से, ठीक है, पूरा पढ़ लेना। लौकिक साहित्य क्या होता है, खुसरो से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेमचंद्र मतलब जैन साहित्य, जैन कवि किसमें पढ़े, भाषा विज्ञान में पढ़ चुके हो, अभ्रंश, वहां से भी कनेक्ट होगा, कंटेंट है इसके लिए, जैन कवि पे कंटेंट है, नहीं है, ठीक है, मैं दे दूंगा, ठीक है, आज दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैन कवि पूरा पढ़ा, अभी तक पूछा नहीं यूपीएससी ने। हेमचंद्र पे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं यूपीएससी ने। हेमचंद्र मतलब पूरा जैन कवि हमारे हमें पूरा देखना होगा ना। मान लो कल की यूपीएससी हमसे पूछ दे कि जैन साहित्य, या ये पूछ दे कि जैन साहित्य संपदा, ठीक है, आदिकाल में विकास में जैन साहित्य की स्थिति को बताइए, विशेषता को बताइए, प्रश्न पूछ सकता है हमसे यूपीएससी, ठीक है। क्योंकि स्वयंभू पुष्पदंत बहुत प्रमुख कवि थे, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान हम अभ्रंश में देख चुके हैं।
तो ये सवाल हमसे इन फ्यूचर पूछ ली यूपीएससी, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से कवि थे, उनका क्या। ये मैं एक नोट इसका दे दूंगा, ठीक है। इसका विद्यापति मतलब भक्त कवि, श्रृंगार कवि। तो ये जानते हैं, स्पेसिफिक अलग इसको कर लेना, यानी ओवर्ट से इंटरलिंक करना हमको इसको, है ना। और यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने देखना कि इनके वही भक्त कवि थे, इस पे सवाल ज्यादा पूछा हुआ है, यानी कि काव्य कला पे क्वेश्चन पूछा हुआ। दूसरा, विद्यापति मतलब कृष्ण काव्यधारा जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, सबसे पहले जिक्र यही कर रहे हैं ना। तो जो पढ़ोगे सुर को, राइट, ध्यान देना, जब सुर को पढ़ोगे यानी जो विरह की बात है, यहाँ पे इनके पास राधा किस रूप में है, विद्यापति की राधा किस रूप में है ना। तो इंटरलिंक करोगे सुर से, ध्यान रखने से लिख लो, सुर के साथ इंटरलिंक करके इसको पढ़ना है हमको। यहाँ क्वेश्चन बनेगा सुर को पढ़ेंगे, वहां भी रिपीट होंगे ये, तो ये ध्यान रखना। तो ये पूरा इस रूप में आपको आदिकाल पढ़ना है, केवल ये नहीं जो यूपीएससी ने इतना दिया हुआ है, हिडन पार्ट है ये सारे। राष्ट्र का पूछा हो नहीं यूपीएससी ने, कल को हमसे लौकिक साहित्य में यूपीएससी पूछ दे कि आदिकाल में लौकिक साहित्य की छटा किस रूप में दिखाई देती है, बताइए। तो हमें बताना, खुसरो को इंटरलिंक करेंगे, तो जाकर लौकिक साहित्य भी पढ़ लेना, ढोला मारूदुआ उसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और कोई डाउट। तो आदिकाल को पूरा इसमें इंटरलिंक करके आपको पढ़ना है ना, ये इंटरलिंकिंग है पूरा। और आदिकाल पढ़ने का मतलब है कि तुम ये मानकर चलो कि एक तो इतिहास लिखना, तुम्हारा पॉइंट इनबिल्ट उसमें जोड़ गया। दूसरा, यहाँ की बहुत सारी बातें कहाँ रिपीट होंगी, भक्ति काल में भी आएगा, क्योंकि जो प्रवृत्तियां यहाँ पर है, कल को सवाल पूछेगा आपसे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, तो परिस्थिति पढ़ लिए, तो प्रवृत्ति भी इसी का पार्ट हो गया ना एक, तो ये भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सब हिडन पार्ट है, यूपीएससी ने सवाल पूछा पूछा हुआ है कि आदिकाल साहित्य में सब प्रमुख चुनौतियां क्या थी। सवाल यूपीएससी का 23 का या 22 का, जाकर देख लेना, है ना। अब ये पढ़ रहे हो, परिस्थिति हमने पढ़ा, प्रवृत्ति हमने पढ़ा, हमने इतिहास लेखन पढ़ा, तो उससे जुड़ के कंटेंट हमारा तैयार होगा ना क्वेश्चन का आंसर का। तो इस रूप में करना, यानी देखो कंटेंट का भी तुम्हें ध्यान रखना, एक जगह इकट्ठा नहीं मिलेगा, उसको जोड़ने तोड़ने पजल करना पड़ेगा, यदि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है तो। सोचोगे कि ये क्वेश्चन है, इसका सीधा मुझे कहीं सॉलिड एक कंटेंट मिल जाए, ये पहले होता है एकेडमिक में, अब नहीं होगा। मान लो कल के भी क्वेश्चन पूछ दे कि आदिकाल का साहित्य है, वो आधुनिक साहित्य के निर्माण की पुनर्रचना करती है कैसे, बताओ। सवाल है, हो सकता है। हम्म। क्या वास्तव में, अच्छा आपसे जुड़ रहा हूँ कि आदिकाल का साहित्य इतिहास लेखन अधूरा है, क्या उसका पूर्ण इतिहास लेखन होना चाहिए। तो अभी ये मान के आदिकाल बहुत हाल का प्रश्न यूपीएससी ने दिया हुआ है, तो ये हम कुछ ऐसे प्रश्न करें, जैसे एक सवाल पूछा हुआ है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये किसी यूनिवर्सिटी या फिर यूजीसी का क्वेश्चन है कि जिस योग काव्य धारा को शुक्ल जी ने खारिज किया, ठीक है, क्या आपको लगता है कि उनका निर्णय सही था, समानुपातिक उत्तर दीजिए। ये सवाल है, मैं एक सवाल को फॉर्मेटिंग करने का, मैं ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा ना जो जनरली जो एक पार्ट हो जाता है हमारे इंटरव्यू का भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो जैसे कुछ ऐसे बोर्ड मेंबर होते हैं जो लिटरेचर वाले, तो बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन उठाते हैं वो, तो हम लोग इंटरव्यू का पार्ट भी पैरेलल लेकर चलेंगे, और उस क्वेश्चन करने से कहीं ना कहीं मेरा थॉट्स भी क्लियर होगा, ठीक है, हम देखते चलेंगे। तो ठीक है, आज का डाउट कोई थोड़ा सा समझ में आया चीज़ें कैसे इनबिल्ट करना। देखो आदिकाल हम क्या करें, इस वीक कंप्लीट कर लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट में हम भक्ति काल की तरफ आ जाए, क्योंकि और फिर भक्ति काल में देखो आपको पता है, एक फॉर्मेटिंग बताता हूँ कि भक्ति काल लंबा चलेगा, रीजन भक्ति काल में आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। एक तो पहला उस समय की परिस्थिति प्रवृत्ति क्या है, वो पहला पार्ट हो गया, उसकी विशेषताएं 3 पार्ट, उसके बाद उसके दर्शन, ये हिडन पार्ट है, बहुत जरूरी है दर्शन, ठीक है। इसके बाद सारे काव्य धारा है, वहाँ पे 4 काव्य धारा है, ठीक है। अब 4 काव्य धारा का मतलब समझ रहे हो, उसके 4 कवि अलग से हैं, तो बहुत लंबा सिलेबस। दूसरा, उन चारों कवियों की रचना पेपर 2 में पढ़ना है, तो मैं सारा इंटरलिंक यहाँ से करूंगा, ठीक है। हम मानस पेपर 2 नहीं जाएंगे, रीजन कि जब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ खुद उनके काव्यगत प्रवृत्तियों को, उनकी धाराओं को, तो मैं अलग से पेपर 2 में फिर क्यों जाऊँ, बाद में पैरेलल लेके चलूंगा, उससे लाभ मिलेगा इंटरलिंकिंग करने में। यानी कि हम वहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इन क्वेश्चंस और व्याख्या दोनों आएगा, इसलिए अब तुम्हारा सामने चुनौती है कि तुम कितनी तेजी से चल रहे हो। हाँ, इंटरलिंक करके वो बेनिफिट रहेगा ना तुम्हारे लिए। तो अब जाके क्या करना है कि आपको पैरेलल सारी चीज स्टार्ट करना पड़, अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो कोशिश ये करना है हमें कि मैक्सिमम नवंबर दिसंबर तक मैं चीज़ें फिनिश कर लूँ, ठीक है, आप और हम दोनों। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना तेजी से करना चाहते हो, बाकी हम क्वेश्चन को यहाँ करें तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं है, राइट। नहीं तो फिर ट्रैप हो गए, जनवरी से हमें प्रीलिम्स की तैयारी करना है ना।
पता चला मेंस बहुत अच्छा तैयार है, प्रीलिम्स नहीं तो भी दिक्कत है, प्रीलिम्स निकाला तो मेंस नहीं तो भी दिक्कत है। तो बैलेंस अप्रोच हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर भक्ति काल में यानी लंबा खींचेगा, तो क्वेश्चंस व्याख्या दोनों करना। तो आज से क्या करना, आपको जाकर स्टार्ट करना पड़ेगा, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। चलो, अब एक दो चीज़ें मुझे हिडन जो आप लोग को बताना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ आप नए हो, बाकी लोग के लिए भी है, ठीक है। जैसे कि देखो, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो अभी तक मूलतः हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि मेरे पास नोट्स है तो मैं अच्छा कर दिया हूँ, ठीक है। आज मैं 6 बजे क्लास लूँगा, ठीक है, मैं लिंक दूंगा, वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। जो मेंस वाले उनके लिए ले रहा हूँ, देखो वो तुमसे बताएंगे कंडीशन की क्यों उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तुम्हें पता है एकदम अपने आप को एकदम जनरली देखना कि तुम किस पोजीशन में हो। तुमने एक सोर्स क्या लिया, एक सोर्स लिया है, गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे इंट्रैक्शन नहीं रहा टीचर से बहुत ज़्यादा, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि तुम्हारे अंदर थॉट्स उस रूप में बिल्डअप जो होना चाहिए था, है ना, ये चीज़ मानते हो। अब उसका नुकसान क्या बता रहा हूँ मेंस में, कि तुम वो थॉट्स सोच नहीं, वो तुम्हारी लैंग्वेज में फ्लो नहीं आ पा रहा है, वो तुम लिख रहे हो आंसर पर तुम्हें मार्क्स वो नहीं मिल पाएगा, राइट। ये दिक्कत हो रहा है। दूसरा पार्ट क्या है कि हमने चूंकि किताबों को उस रूप में नहीं पढ़ना, पढ़ना चाहिए। तुम्हें पता है कि नोट्स जो मेरी एक अभिवृत्ति को जिस रूप में संरचना देता है, किताब उससे कहीं ज़्यादा देता है, ये हमें मानना होगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो। क्यों एक टीचर का लेक्चर 2 घंटे का महत्वपूर्ण होता है नोट्स की बदौलत, क्योंकि वो कई चीज़ों का संकलन करेगा। आपको जैसे मैंने बताया ना, मैंने टीएस रिलेटेड किताब पढ़ना पड़ा मुझे आज समझाने के लिए, प्रासंगिकता वाला। मुझे कई मूल किताब पढ़े इंग्लिश में पढ़ने, क्यों? क्योंकि मैं ताकि इंटरलिंक करूँ कि आपने पहले ये तो जान लो कि समय का प्रभाव किस रूप में है, हिंदुस्तान में और यूरोप में है। जो हमने देखा कि एक जगह कब्र, एक जगह जलाना है, ये चीज़ क्या दिखाता है? हमारा समय के प्रति दृष्टिकोण। और ये दृष्टिकोण होने का मतलब क्या है कि इतिहास के प्रति हमारे दृष्टिकोण किस रूप में भिन्न होगा, ज़रूरी है। तो उसी तरह आपको हिंदी में भी अपनी तैयारी को लेकर समझना होगा कि आपको पैरेलल लैंग्वेज पे काम करना है। ये सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए। अब उसको कैसे करो आपको डिपेंड करता है, इसलिए किताब पढ़ना ज़रूरी है। अब मैंने पढ़ने का पैटर्न पहले भी बताया हुआ, आप लोग कैसे पढ़ना चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको किसी भी रचना को कैसे पढ़ना चाहिए। और अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने फिर से, स्कंदगुप्त का ही, ठीक है। एक ऐसी रचना है जो सबको क्या लगता है कि बहुत ही क्लिष्ट रचना है, लेकिन आपको पता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है। क्यों? इससे व्याख्या लगभग हर प्रत्येक साल कहीं से को पूछा गया है। तो यानी कि 10 नंबर का पहला सवाल सीधा। दूसरा, चूंकि ये प्रसाद जी की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय चेतना है, इससे सवाल यूपीएससी ने कई बार देखना कि प्रसाद जी पे 50 नंबर तक का पूछा हुआ है। देख लेना क्वेश्चन पेपर। अब मुझे बताओ, जिस रचनाकार पे हमसे 50 नंबर तक क्वेश्चन पूछा, उस रचना को पढ़े बगैर क्या उनके बारे में बेहतर लिख सकता हूँ? कभी नहीं। जब कोई प्रश्न का मैं उत्तर लिखूंगा तो उस रचना के लिखे गए गद्यांश या उनके उक्तियों को लिखे बगैर क्या मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि अमुक रचनाकार हमारे क्या दृष्टिकोण को दिखाना चाहते हैं? देना पड़ेगा। तो मैंने आप लोग को फाइल एक शेयर करूंगा जिसमें जितने भी रचनाएं हैं उसकी पूरी पंक्तियां अब मैं शेयर इस हफ्ते शेयर कर दूंगा। तो चाहे दिव्या है, चाहे स्कंदगुप्त है, कोई भी रचना है, उन सभी की मैं पंक्तियां आपको शेयर कर दूंगा। तो आपको पैरेलल क्या करना है, जाकर बुक्स रीडिंग कर सकते कर लो, नहीं तो उन पंक्तियों को पढ़ के किताब से खोजो कहाँ है, ताकि लिख लो उसके नीचे। नोट्स आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने मान लो कल आपको पंक्ति दिया, तो आपको लिखना होगा ये पंक्ति कौन किससे कह रहा है और किस भाव से कह रहा है। जैसे मान लो एक पंक्ति आया हुआ है, तो इसमें अंबिका विलोम कह रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मानो समय की छटा ने कुछ ऐसा किया हो कि तुम्हारे अंदर ऐसा भाव पैदा कि तुम्हें मानो सब कुछ लगता है क्या कि सब कुछ भौतिकमय चीजें हो चुका है। तुम्हें लिखना वो लाइन कौन किससे कह रहा है, तभी तो व्याख्या में लिख पाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए फिर कि किस अंक से है, इस चीज़ का पता चलेगा हम जिसमें इंटरलिंक करेंगे तब। तो मैं सारी फाइल शेयर करूंगा। अब काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब छोटी छोटी बहाना गोली मारो कि दशहरा तक घर चले गए, तो घर जाओगे तो फिर यूपीएससी को से कोई मतलब नहीं होगा तुम घर गए थे कि विधि कहाँ गए थे। बी सीरियस रहो, ठीक है, आराम से मार्क्स मिलेगा। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके।